डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो, इस सेशन में आगे मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आऊँ उससे पहले कुछ महान आत्माओं के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस सेशन के जस्ट पहले मैं डेली बाइट्स की यूट्यूब पर मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था। तो क्यों ऐसी आत्माओं को महान आत्मा कहा जा रहा है, क्यों सेशन की शुरुआत में आपसे बात कह रहा हूँ, पहले कुछ बात समझ लेते हैं सो दैट आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली ये जो बीएड वाला सिस्टम है ये काम कैसे करता है। तब आपको फ़र्क समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ पर कोई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वगैरह डिसाइड करते समय मिस्टेक कर रहा है। देखिए, अगर कल को आपको किसी भी बीएड के कॉलेज में आपका एडमिशन होता है और आपको किसी भी बीएड के कॉलेज में कल को एडमिशन लेना है, तो अमूमन होता क्या है, ठीक है, अमूमन होता क्या है, किसी कॉलेज में मान लो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, तो एडमिशन होने के बाद जब आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह देते हो, मतलब जो भी आप बीएड के अंदर जाके अपना एडमिशन लेके वहाँ पढ़ाई करते हो, तो मान लो तुम्हारा बीएड में टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6। तो मान लेते हैं कि बीएड में तुम्हारे टोटल 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, तुम बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम का मसला है और 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इन 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स में से क्या होता है कि देखो, एक तो हो गया मान लो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। एक हो गया कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। उसी तरह करके 1-2 और सब्जेक्ट रहेगा जो सभी बच्चे पढ़ते हैं। और फिर क्या होगा ना, 1-2 सब्जेक्ट्स और रहते हैं जो सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये कौन पढ़ता है? ये साइंस वाला बच्चा है तो साइंस पढ़ेगा, सोशल साइंस वाला बच्चा है तो सोशल साइंस वाले का अलग से क्लास होगा, लैंग्वेज वाला बच्चा है तो लैंग्वेज के लिए अलग से क्लास होगा, अगर मैथ्स वाला बच्चा है तो मैथ्स वाले का अलग से क्लास होगा। ठीक है, होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, लैंग्वेज का है, मैथ का है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको उस हिसाब से दिया जाता है। और बाकी के 4 सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास कॉमन होते हैं। तो किसी भी संस्था में जहाँ पढ़ाई वगैरह होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो ये बेसिक बात आपको समझ में आती है कि कहीं भी कोई भी संस्था ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, जब आप बीएड में आपका एडमिशन हो जाता है और जब आप बीएड में पढ़ाई अपना शुरू कर देते हो, तो वहाँ जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, बेसिकली होता क्या है, जो 4 सब्जेक्ट होगा ना वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, और 2 सब्जेक्ट वहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई करते समय जो है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, साइंस वाला बच्चा अलग क्लास में बैठेगा, लैंग्वेज वाला बच्चा अलग क्लास में बैठेगा, सोशल साइंस वाला अलग बैठेगा, मैथ्स वाला अलग बैठेगा। लेकिन बाकी का जो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर सब बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लो राइट टू एजुकेशन पर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो राइट टू एजुकेशन तो चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, सबके लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली चीज़ें कुछ इस तरह से काम करती हैं। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब कन्फ्यूज़न का जड़ कहाँ पर है, तो होता क्या है, जब ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप चीज़ें देख रहे हो तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉलेजेस क्या करते हैं, पहले बीएड में एडमिशन दे देते हैं। एडमिशन देने के बाद वो आपका सब्जेक्ट पूछते हैं कि तुम साइंस के हो तो तुम किस सेक्शन में बैठोगे, तुम सोशल साइंस के हो तो किस सेक्शन में बैठोगे, तुम मैथ के हो तो तुम किस सेक्शन में बैठोगे, तुम लैंग्वेज के हो तो किस सेक्शन में बैठोगे। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है। एक नॉर्मल कॉलेज वाला क्या करता है, नॉर्मल कॉलेज वाले क्या करते हैं, एक बीएड का पेपर करवाएंगे ये, ठीक है, ये बीएड एंट्रेंस का अपना पेपर करवाएंगे, माफ़ करिएगा अगर स्पेलिंग गलत होगा, इग्नोर करिएगा। ये आपका बीएड एंट्रेंस का पेपर करवाएंगे। जब बीएड एंट्रेंस का आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना, तुम्हारा सेक्शन पूछ के तुमको अलग अलग सेक्शन में बैठा देंगे। साइंस वाले को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, लैंग्वेज वाले को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, एसएसटी वाले को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, मैथ वाले को अलग सेक्शन में बैठाएंगे, और कोई और सब्जेक्ट है तो उसको अलग सेक्शन में बैठाएंगे। सबको अलग अलग सेक्शन में बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया, एक कॉमन सा पेपर करा लिया, और जब तुम्हारा एडमिशन हो गया उसके बाद इन्होंने अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिया। लेकिन जब सीयूईटी का एग्जाम आया तो यही परंपरा सीयूईटी के एग्जाम में शुरू हो गई। सीयूईटी में सभी कॉलेजेस ने कहा कि अरे यार, बीएड एंट्रेंस का एक पेपर करवाना है और बीएड एंट्रेंस में हमको एडमिशन देना है। तो इन्होंने क्या कहा कि अच्छा ऐसा है, बीएड का COQP 03 वाला जो पेपर कोड रहेगा उसके बेसिस पर सभी बच्चों को हम अपने यहाँ एडमिशन देंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा, देखिए हमारे लिए बीएड बहुत सेंसिटिव मैटर है और हमारे लिए टीचर एजुकेशन का कोर्स है, हमको बच्चों को ठीक से सिखाना है, पढ़ाना है। तो जो साइंस वाला बच्चा होगा उससे हम एंट्रेंस एग्जाम में भी साइंस का ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो मैथ वाला बच्चा होगा उससे हम एंट्रेंस एग्जाम में मैथ का ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो लैंग्वेज का बच्चा होगा उससे हम एंट्रेंस एग्जाम में लैंग्वेज का ही क्वेश्चन पूछेंगे।
तो ये हुआ कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बस एक कॉमन सा पेपर करा लो, उस बेसिस पर एडमिशन दे देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है कि हम तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही एडमिशन देंगे। तो जो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन देती हैं, वो आपको सीयूईटी का अलग से पेपर कोड चूज करने के लिए कहती हैं कि साइंस वाला बच्चा 06 का पेपर देगा, मैथ वाला बच्चा 07 का पेपर देगा, लैंग्वेज वाला बच्चा 05 का पेपर देगा, एसएसटी वाला बच्चा 04 का पेपर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अब मुद्दे की बात समझिए, ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि एडमिशन से पहले ही वो आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर देती हैं और उसी बेसिस पर आपसे पेपर लेती हैं। जैसा कि कुछ लोग यहाँ होंगे जिन्होंने COQP 03, 4, 5, 6, 7 अलग अलग पेपर कोड का पेपर दे रखा होगा। जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे खासे बच्चे हैं जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर देती हैं और बच्चे को बोलती हैं कि अपने सब्जेक्ट के आधार पर आप CUET का पेपर कोड चूज करके पेपर देंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि नहीं नहीं आप बस एक सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम दो, एक कॉमन सा पेपर दो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उस कॉमन से पेपर को देकर आओ। जब आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा तो आपसे हम पूछ लेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अच्छा लैंग्वेज के बच्चे हो जाओ सेक्शन ए में, अच्छा साइंस के हो जाओ सेक्शन बी में, अच्छा मैथ के हो जाओ सेक्शन सी में, अच्छा SST के हो जाओ सेक्शन डी में। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का हो उसका एक कॉमन पेपर करा लेते हैं और एडमिशन के बाद सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। तो होता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इसको कॉमन बीएड करके एक चूरन टाइप का बिकता है। अच्छा कॉमन बीएड करके क्यों बिकता है, देखो यार, मतलब कोई इतना जहमत नहीं उठाता है कि इतना डिटेल में बच्चों को समझाए। अच्छा क्यों नहीं जहमत उठाता है, दोनों तरफ से समस्या है, ना तो बच्चा समझना चाहता है, दूसरा एक चीज़ और है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, इनफैक्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही हैं जो COQP 03 वाले पेपर कोड की बेसिस पर एडमिशन लेती हैं, वो जो कॉमन पेपर करवा के। ठीक है, अच्छी खासी जो मतलब जो कहा जाए इंडिया की 90 से 99% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कॉमन पेपर COQP 03 के बेसिस पर एडमिशन लेती हैं। ठीक है, अच्छी खासी इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 90 से 99% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कॉमन बीएड COQP 03 के पेपर के बेसिस पर एडमिशन लेती हैं। तो बेसिकली कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं है, दिस इज टोटली अ स्टूपिड फुलिश मोरॉन्स टर्म, बस सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कि तुम बात को ठीक से समझना नहीं चाह रहे हो तो वो उसको बस नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है, कॉमन बीएड। अरे कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं होता है, बस है क्या कि वो तुम्हारा एडमिशन ले रहे हैं, तुम्हारा सब्जेक्ट बाद में डिवाइड करेंगे। अच्छा, और जो ढंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो पहले ही तुम्हारा सब्जेक्ट डिवाइड करके एलिजिबिलिटी तुमको बताती हैं, फिर तुमसे कहती हैं कि जाओ तुम CUET का मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड का पेपर देकर आना। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का काम करती हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम, जिसमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर करवाती हैं। उस एप्रिशिएशन का कारण सिर्फ एक है, सिर्फ बीएड कर लेने से ना आप टीचर के एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो जाते हो। आप फ्यूचर में किसी भी संस्था का एग्ज़ाम देने जाओगे, अपने स्टेट में TGT लेवल का आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओगे, 6 to 8 का टीचर बनने जाओगे आप, DSSB का, KVS का, NVS का, EMRS का, वहाँ सभी जगहों पर टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, और हर संस्था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको टीचर के जॉब में एलिजिबल करती है। हर इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको जो है, हर इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको क्या करेगा कि जो है टीचर एजुकेशन के कोर्स में जो है, मतलब टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबल कराता है। कहने का मतलब है कि DSSB में आप अप्लाई करोगे तो वहां पर टीचर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, केंद्रीय विद्यालय में अलग है, नवोदय विद्यालय में अलग है, राज्य का जो प्राइमरी टीचर का जॉब निकलता है, TGT का जॉब निकलता है, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो यहां बीएड में एडमिशन लेते समय आपको दिक्कत नहीं पता चलेगा, तुमको लगेगा मेरे बीएड में तो एडमिशन हो गया। फ्यूचर में जब तुम टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तब तुम्हें बाद में पता चलेगा कि अभी मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं सेट बैठ रहा है, हम तो एलिजिबल ही नहीं है बीएड करने के बाद भी।
तो 90% कैंडिडेट इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी इतना इलेबोरेट वे में उनको एक्सप्लेन नहीं करता है। और मैंने क्यों बोला कि अभी जस्ट इस सेशन से पहले मैं बोला ना कि मैं यूट्यूब पर कुछ कमेंट्स वगैरह देख रहा था, तो किसी महान आत्मा ने मुझे समझा रखा था कि आप बोल रहे हैं कि कॉमन बीएड जैसा कोई टर्म नहीं होता है और इट इज़ अ फुलिश टर्म, और आप खुद अपने वीडियोज़ में कई जगह आप बोल रहे हो। अरे बोल इसलिए रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है, बताया इसलिए जा रहा है, वो बात इसलिए कहा जा रहा है कि तुमको समझ में आए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जाके कोई भी डेली बैट्स का वीडियो खंगाल लीजिएगा, सभी जगह मैं पेपर कोड के हिसाब से ही बात करता हूँ कि आपका पेपर कोड कौन सा है। क्योंकि देखो अब होता क्या है, लास्ट में इसके पहले मैंने 2 और ओपन सेशन कंडक्ट किए थे, कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो कई बार बच्चे अपना पेपर कोड बता रहे थे, सर मेरा पेपर कोड है COQP03, सब्जेक्ट है साइंस, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और हमको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनको ये मामूली सी बात नहीं समझ में आ रही है कि COQP03 से साइंस में और सोशल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होता है। तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई देखो ऐसा है कि तुमने गलत पेपर कोड दे रखा है। तो देखो बाकी के लोगों के लिए तो बहुत आम सा बात है, अच्छा किसी ने गलत पेपर कोड दे रखा है, लेकिन जिस बच्चे ने गलत पेपर कोड दे रखा है आप उसकी जगह पर बैठ के सोच के देखिए एक बार, उसका तो पूरा करियर का प्लान ही हिल गया। वो तो बैठा हुआ था एक तो CUET का पेपर देकर, वो तो अपना कोई इधर उधर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो बेचारा अलग संघर्ष कर रहा था जॉब पाने के लिए। और ये सारा गलती क्यों हुआ? क्योंकि कोई उसको समझा रहा था कि कॉमन बीएड देना है, कॉमन बीएड देना है, उसको लगा अच्छा COQP03 का पेपर देना है, कॉमन बीएड के नाम पे पेपर दे लिया, कोर्स खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में पता चला कि एलिजिबल नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तुम्ही को ठहराया जाएगा, ठीक है, इसका जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा, और कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? तो देखिए ये पेपर कोड का जो मसला है ना, इसको इसलिए समझना जरूरी है। एंड जस्ट इस सेशन से पहले मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर रखा था कि सर मुझे जामिया के बीएड में एडमिशन लेना है, कि जामिया में कट ऑफ कितना जाएगा। तो हमने कह रहे पहले पेपर तो दो। तो वो कह रहा है क्यों जामिया में CUET से एडमिशन नहीं होगा क्या? अब आप सोच लीजिए। और वो मेरे को CUET का प्रोस्पेक्टस भी लाके दिखा रहा है कि देखिए जामिया इज पार्टिसिपेटिंग इन CUET। अरे बेटा वो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए है, जामिया के अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज में CUET से एडमिशन के बारे में दिया हुआ प्रोस्पेक्टस में। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि ये कॉमन बीएड है COQP03, इससे दे लो और इंडिया के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, सब में नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना जिम्मेदारी है आपकी। सिर्फ जो है ये कोर्स ले लें वो कोर्स ले लें, उससे काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बुरा भी लगेगा, क्योंकि देखो इस तरह के केसेस में होता क्या, अगर आप किसी को समझा रहे हो तो लोग बुरा भी मानते हैं बहुत। अरे हमको ऐसे कैसे कह दिया, ये कह रहे हैं कि हम कोर्स बेचा गया हमको, हम तहजीब खरीदने गए थे, हम तो एलिजिबल नहीं है, मतलब लोग इस तरह से लेते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये टोटली आपका पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, और सॉल्व भी तभी होगा जब आप यहाँ से व्यक्तिगत रूप से डिस्कस करोगे। जैसे कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं YouTube लाइव पर भी डिस्कस कर सकता हूँ, और अगर सिर्फ बिजनेस की बात हो ना तो YouTube लाइव पर मैं जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन पता है उसके साथ समस्या क्या है, वहाँ तुम्हारा व्यक्तिगत प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पाएगा कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैं इतने साल तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, वो चीज़ नहीं डिस्कस कर पाओगे आप। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझिए कि आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपको सडनली कोई बोल दिया कि आप इस पेपर कोड से नॉट एलिजिबल हो, तो और लोगों के लिए महज एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला वाला खबर है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ज़मीन खिसक जाएगी तुम्हारी, क्योंकि आपका 1 साल ड्रॉप होने लगेगा, दूसरी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि हर जगह आप ऐसे ही सोच रहे थे, अच्छा दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर से उसका अलग से कोर्स लेना पड़ेगा। अरे हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में पहले समझिए। और एक चीज़ और, अच्छे खासे ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा था इंस्टा पर पूरा भरा हुआ है मैसेज से, सबका क्या कहना है, सर मेरा 80 मार्क्स आ रहा है, सर मेरा 105 आ रहा है, सर मेरा 120 मार्क्स आ रहा है, सर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना चाहिए, सर कौन सी यूनिवर्सिटी हमको मिल सकता है। अगर तुमको कहीं भी कोई भी यूट्यूब वगैरह पे ये सब बता रहा है तो अगेन फिर आपको चूरन ही बेचा जा रहा है। देखिए ये बहुत मैटर करता है कि आपका कितना मार्क्स है, तो तुम कहाँ रहते हो इंडिया में। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम आ रहे हो उत्तर प्रदेश से और चले जाओगे बीएड करने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में, ऐसा तो है नहीं।
और अगर तुमको लग रहा है ऐसा करने वाले हो तो भाई मतलब इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं हो सकती है कि आप कर्नाटक जाके बीएड कर रहे हो। और कोई कोई साउथ में रहता है तो ये थोड़ी ना कि बीएड करने चला आएगा कि अच्छा चलें लखनऊ में बीबीएयू में बीएड कर लें। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो ये बहुत मैटर करता है आप कहाँ रहते हो। अब जैसे मान लो मैं अगर लखनऊ में रहता हूँ तो मैं बीएड करने त्रिपुरा में थोड़ी ना जाऊँगा, नॉर्थ ईस्ट में 4 दिन तो लग जाएगा हमको पहुँचने में वहाँ पर। ठीक है, आप सोच के देखिए, कोई दिल्ली में रहता है, हरियाणा में रहता है, तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में थोड़ी ना जाएगा, वो तो सोचेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मिले मुझे। तो देखो ये बहुत मैटर करता है कि आपका मार्क्स कितना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मत पूछो कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है। अरे यार, अब तुमको अगर अंडमान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो बीएड करने थोड़ी ना वहां से जाओगे, इतना थोड़ी ना बीएड करने के बाद आपको। क्योंकि देखिए क्यों नहीं करने जाओगे, देखो उसका भी मैं रीज़न दे दूं। अभी ये आईआईटी और एमबीबीएस का कोर्स थोड़ी ना है कि जाके अंडमान से भी आईआईटी से बीएड करके आ रहे हो तो कोई तुमको कह रहा है 10 लाख का पैकेज देंगे तो हम 4 साल अपने जवानी का वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। बच्चे दूर दराज पढ़ने इसलिए ही जाते हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी है आईआईटी दिल्ली में पढ़ने, आईआईटी मुंबई में पढ़ने इसलिए आता है क्योंकि वो मान के चलता है कि आईआईटी दिल्ली में हम 4 साल देंगे, मुंबई में आईआईटी मुंबई में 4 साल देंगे, तो हमको जब वहाँ से निकलेंगे तो हमको 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिलेगा। बीएड में तो ऐसा हो नहीं रहा है कि तुम दिल्ली में रहते हो और चले गए अंडमान में बीएड करने। तो जब कोई बच्चा ये पूछता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, हमको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकता है, अरे यार अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में मिलता है जो यूनिवर्सिटी आपके घर से 2000 किलोमीटर दूर है तो आप कैसे उसमें जाके एडमिशन लोगे। और मान लो ले भी लिए तो फिर वहाँ बीएड कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि इन बातों को आप हल्के में मत उठाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप दिल्ली में रहते हो, नहीं नहीं हम चले जाएंगे सर त्रिपुरा बीएड करने, तो वहाँ पर तुमको 90% ऐसे बच्चे मिलेंगे, पता चलेगा जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके साथ आपको रह के पढ़ाई करने में दिक्कत होने लगेगी। जैसे कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट से आता है, उड़ीसा से आता है, बंगाल से आता है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, तो कभी कोई उस बच्चे का व्यक्तिगत रूप से प्रॉब्लम समझता ही नहीं है। वो आधा टाइम तो वहाँ समाज में एडजस्ट होने में बेचारे का खर्च हो जाता है। हर दूसरा आदमी उसके एक्सेंट पे मजाक बना रहा होगा, उसके लुक्स पर मजाक बना रहा होगा, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बीएड करने के लिए आप उतना दूर थोड़ी ना चले जाओगे। तो देखिए ये मत बोलिए कि सर मेरा इतना मार्क्स है तो हमको कौन सा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ये बहुत ही नासमझी वाली बात है। तो आपको ये देखना होगा कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास है, मेरे घर से 100 200 500 किलोमीटर के रेडियस में है, जहां जाके मैं ये पढ़ाई कर सकता हूं। ठीक है, जब तुमने यूनिवर्सिटी फिगर आउट कर लिया तो अब तुम ये भी देखो कि क्या उस यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। ठीक है, ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस यूनिवर्सिटी से मैं बीएड करने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। क्योंकि इस सीयूईटी से एडमिशन से पहले सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अलग अलग प्रॉस्पेक्टस अपने अपने वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया है। ये बस महज एक बात ऐसी है कि आप उन वेबसाइट्स पर जाके उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़े नहीं हो। वो लोग यूट्यूब पर देख लिए, कोई कह रहा है कॉमन बीएड के नाम पर 03 का पेपर दे दो, कोई कह रहा है 04 का पेपर दे दो, कोई 05 का पेपर दे दो। ठीक है, एंड हाँ, अब मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं इस बात की गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि दिल्ली बाइट्स पर जिस भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी होता है उस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डिटेल एक प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो डिटेल प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, बीएचयू के बारे में बात कर रहा हूं तो डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगा। क्योंकि बच्चे को कोर्स तो एक अलग मसला है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आप देखोगे दिल्ली बाइट्स पर सीयूईटी की डिटेल से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल रिलीज होता है, बीएचयू का डिटेल रिलीज होता है, हम लोग यूनिवर्सिटियों का डिटेल रिलीज करते हैं ताकि तुमको पता रहे कि उस यूनिवर्सिटी में तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, और अगर हो तो सीयूईटी के कौन से पेपर कोड का पेपर तुमको देना है। ठीक है, उसका कारण यही है, वरना हमारे लिए भी ज़्यादा आसान ये रहेगा सिर्फ सीयूईटी में बात करो, बोलो बच्चे को 03 का पेपर कोड चूज करके पेपर दे लो, कटेगा आपका बाद में। ठीक है, तो देखो यार इस बात को ना आपको ठीक तरीके से लेना पड़ेगा, और इस बात को भी ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहता हूँ, मैं बिहार के किसी जिले में रहता हूँ, मैं हरियाणा के किसी जिले में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से बीएड करने जम्मू कश्मीर नहीं जाऊँगा। तो तुमसे कोई कहे कि जाके कश्मीर यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दीजिए, सर वहाँ मेरा कट ऑफ सेट बैठेगा क्या, सर जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरा कट ऑफ सेट बैठेगा क्या। तो इतना जहमत आपको उठाना पड़ेगा। आप देखिए मेरा मार्क्स क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ मुझे एडमिशन मिल सकता है, अगर मुझे वहाँ एडमिशन मिल रहा है तो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वहाँ जाके रहने का मेरा क्या व्यवस्था है। ठीक है, ये 2-3 फैक्टर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिमांड में रहने का कारण ये होता है क्योंकि दिल्ली ना सेंटर में पड़ता है यार।
तो हरियाणा से भी दिल्ली आना इजी है, यूपी से भी दिल्ली आना इजी है, बिहार से भी दिल्ली आना इजी है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी दिल्ली आना इजी है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, उनका डिमांड ज़्यादा रहता है। बात यहाँ पर लोकेशन और कनेक्टिविटी का ही मैटर करता है। वरना 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 आपको ये बात पता होना चाहिए कि बीएचयू के बीएड में ज़्यादा कट ऑफ जाता है कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बीएचयू के बारे में जानते ही नहीं है कि वाराणसी में लोकेटेड है। यहाँ तो आधे लोगों को ये नहीं पता होगा बनारस कहाँ है, तो उनको ये नहीं पता होता कि अच्छा बीएचयू में कट ऑफ और ऊपर जाता है। बस क्यों नहीं पता है? क्योंकि बीएचयू अब दिल्ली में नहीं है तो नहीं है, मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, ठीक है। बस बात इतनी है कि जो है जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है तो ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन कर रहे हो तो ये आपके करियर का मसला है और इसको आपको सीरियसली देखना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, देखो जब हम बीएड करने के लिए सोचते हैं तो अच्छे खासे लोग ऐसे होते हैं जो इसको एज अ बैकअप प्लान के तौर पर लेके चलते हैं। सर मेरा ये बैकअप प्लान है, मेरा ये बैकअप यूनिवर्सिटी है, मेरा ये बैकअप है। मैंने हमेशा बैकअप वालों का भाई पैकअप होते हुए देखा है, इनका पैकअप हो जाता है। क्योंकि देखिए ढंग से बीएड करके जॉब पाना इतना आसान नहीं है। और तुमको लग रहा है कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बैकअप के नाम पर बीएड कर लें, तो बैकअप के नाम पे अगर आप बीएड कर रहे हो तो फिर आप इस सेशन में मत बैठिए, इसको छोड़ के जाइए। पता करिए हरियाणा के किसी गांव में, यूपी के किसी गांव में कोई बीएड का कॉलेज खुला होगा जहां पर ठीक से सड़क भी नहीं जाती होगी। सुन के आपको बुरा लगेगा, मतलब ऐसा जगह जहां पर कुत्ता भी घूमने ना जाता हो, पूंछ मराने ना जाता हो, पूंछ मारने ना जाता हो, ऐसे जगह पर वहां पर कोई एक दूर कॉलेज खुला होगा जहां पर कोई अटेंडेंस नहीं लगता है, वो किसी तरह से बस डिग्री दे देते हैं। तो आप इस तरह के जो फर्जीवाड़ा टाइप वाले कॉलेजेस हैं फिर उनको ढूंढिए, क्योंकि जो भी ढंग की यूनिवर्सिटीज़ है ना वो ढंग की हैं ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस का, सिलेक्शन का, एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो जामिया में सीट हैं फिक्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बहुत ही ढंग से, इंटरव्यू होगा ढंग से। तो तुम जब वहाँ बीएड में एडमिशन होगा तो तुम्हारा अटेंडेंस भी 70 से 75% होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बीएचयू में एडमिशन ले रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो कम से कम तुम्हारा अटेंडेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको फुलफिल करना होगा, तभी वो अच्छा कहला रहा है। और क्या उसको अच्छा बना रहा है? और कोई चीज़ उसको अच्छा बना रहा है क्या? तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा गवर्नमेंट जॉब के साथ बैकअप का प्लान है, देखो हम लोगों के यहाँ इंडिया में थोड़ा सा बीएड वेड का डिग्री मजाक बन गया है। अदरवाइज यार बड़ा ही हॉलिस्टिक कोर्स होता है, बहुत ढंग से चीज़ें करनी पड़ती हैं। रोज 9 से 5 आपको उन कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस करोगे, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर तैयारी वारी की लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये जो बीएड का डिग्री है ना, ऐसा नहीं है कि अगर तुम ढंग की जगह से कर रहे हो, ढंग की जगह से कर रहे हो, और जगह ढंग की इसीलिए है क्योंकि ढंग से करवाते हैं, तो ढंग से करवाएंगे तो अपना बीएड का काम आपसे ढंग से करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जॉब वॉब का हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो प्लानिंग ठीक तरीके से बनाइए। वरना होगा क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मान लो किसी ने कुछ 3-5 करके बीएड का डिग्री ले भी लिया, तो उसके लिए फिर सीटेट का एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी टीचिंग पर, तो उसके लिए वो पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तुम एसएससी यूपीएससी के नाम पर बीएड को बैकअप बनाए, फिर बीएड में एडमिशन लिए तो बीएड भी ठीक से पढ़ाई नहीं किए, फिर जो बीएड पर जॉब निकल रही है उसमें भी फेल हो रहे हो, फिर सोच रहे हो अच्छा इसमें फेल हो गए, फिर चलते हैं कोई स्टेट पीसीएस बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो देखो एक ये ना एक फिर ये गवर्नमेंट जॉब का एक विशियस साइकिल बन जाता है, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो अपने इमीडिएट सीनियर्स को पीछे मुड़ के देखिए, 2 साल 5 साल उसी चक्र में वो घूमते रह जा रहे हैं, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, देखो जब मैंने पहली बार केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिनको आइडिया नहीं है तो मैं 2 गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में सेलेक्ट हो चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। मैं नेट जेआरएफ वगैरह भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड हूँ। 2018 दिसंबर में लास्ट जो ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था, ठीक है। तो वो सारा चीज़ मैंने कर रखा है, तो मैं उस बेसिस पर भी आपको एक बात समझा दूं। देखो होता क्या है कि मैंने अपने बहुत सारे साथ वालों को देखा है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि कोई सा भी काम उन्होंने ढंग से नहीं किया, ठीक है। बीएड भी किए तो वहां भी 3-5 कर रहे थे, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो वहां भी कुछ करने जा रहे थे तो वहां भी पता चला कि 3-5 कर रहे हैं। और दिक्कत पता है कहां होती है, 2022 के एंड में केवीएस की वैकेंसी आई थी जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। उसके पहले पता है कब आई थी, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी 2018 के एंड में, ठीक है। 2018 के एंड में तो मान लो तुमने बीएड को एज अ बैकअप प्लान बनाया और तुम 2018 में बीएड कंप्लीट किए, जिस साल तुम कंप्लीट किए 2018 के एंड में मान लो वो वाली वैकेंसी
तुम नहीं दे पाए, या 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 4 साल लोगों ने अलग अलग सेशंस में लोग बीएड किए, तब तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई। ठीक है, सीधे वैकेंसी आई 2022 में। तो जब आपके करियर में 4 साल का गैप हो जाएगा और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारा कब योजना पंचवर्षीय योजना में बदल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कब 18 से 22 आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कब 22 से 26 आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ सेशन हम 26 में कंडक्ट कर रहे हैं ना, आप बीएड करने जा रहे हो, अगर किसी भी एक डिग्री या काम को 1 साल 2 साल आपने सीरियसली नहीं दिया, तो आप देखो कि कब 2030 आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है ना, कि लोग ये नहीं समझते हैं कि चीज़ें लाइबिलिटी होते जा रही हैं। कहने का मतलब तुम 1 साल तैयारी किए, तुम 2 साल तैयारी किए, अब रिजल्ट नहीं आया, तो आदमी जानते हो क्या करता है, पिछली जो 2 साल की तैयारी किए हो उसका इज्जत रखने के लिए आदमी सोचता है चलो थोड़ा और समय दे देते हैं, 1 साल और दे देते हैं। फिर कोई कहता है अच्छा 6 महीना और दे देते हैं। कब 3 से 3.5 हो गया, 4 हो गया, अब वो तुम्हारे लिए 4 साल एक बैगेज हो गया है। बैगेज क्या है कि अब तो तुमको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, नहीं गए तो कुछ और तुम नहीं कर पाओगे। यही रीज़न है कि इंडिया में जब बेरोजगारी पर बात होती है तो 2 तरह के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा तभी वो बेरोजगार होगा, या तो उसके पास कोई स्किल नहीं होगा। 2 ही कारण है बेरोजगार होने का, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब वाले इस विशेष साइकिल में फंस जाता है। क्योंकि जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है कि वो ढंग से बीएड का डिग्री लेने गया, तो मान लो ढंग से वो चीज़ें सीख कर निकला है, सब कुछ करके आ रहा है, तो उसको एक प्लस पॉइंट जरूर रहता है उसके पास, कि मान लो निकला 1.5 साल उसने बीएड की तैयारी की, और मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी नहीं आया उस समय, तो नहीं आया, तब तक वो अपना प्राइवेट स्कूल में आराम से 30-40 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, उसको वो ईजिली मिल जाता है। उसके बाद 1.5 साल 2 साल बाद वैकेंसी आई, फिर वो जो है सेलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो उसके नाम पर 4 साल तैयारी कर रहा है वो सेलेक्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टीचिंग जॉब का आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल से 1.5 साल तैयारी बहुत ज़्यादा है, सारा नोट्स एलिजिबिलिटी वगैरह समझने के लिए। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो 2 से 2.5 साल उतना बहुत है। उसका सिलेक्शन होता है नहीं होता है उस मसले को छोड़कर अपना जो काम है वो देखिए, और फिर साथ में 2 घंटे 3 घंटे अपनी तैयारी को बस पॉलिश करते रहिए, क्योंकि रोज रोज आपको वही चीज़ नहीं रटना होता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर आप रिवाइज कर रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कब जो है अगर 2 से आपका 4 साल हो गया तैयारी वारी के नाम पर, तो इसका मतलब ये है कि अब तो तुमको या तो गवर्नमेंट जॉब लेना है, वरना आप किसी लायक नहीं रह गए हो। क्योंकि किसी भी जगह और काम करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेट होना पड़ता है। फिर आप बोलोगे अरे यार टीचिंग की जॉब बहुत घटिया है यार, प्राइवेट स्कूल में मेरा बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यार, ट्यूशन तो बहुत बेकार है यार, ये कौन करेगा, कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन गए। तो उसका रीज़न यही है बेकार परफॉर्म करने का, क्योंकि मजबूरी में जाके कर रहे थे। खुशी खुशी करोगे तो बेकार परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, जैसे जब भी आप लोग ये सेशन ज्वाइन करते हो, सेशन ओपन होता है, फ्री होता है, तो उसके पीछे मेरा कोई बिजनेस वाला उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि एज अ टीचर मैं खुशी खुशी कंडक्ट करता हूँ कि ठीक है भाई, बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी कुछ पूछना है तो पूछ ले। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कमाने खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, जा रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है, कोर्सेज आते हैं, सारा कुछ है, वो अपने एक जगह पर है। तो वो जो टीचर वाली जो फिलैंथ्रॉपी वाली बात भी है ना, वो आपके अंदर तभी आएगी जब आप अपनी डिग्री को सही ढंग से लिए रहोगे। तो प्लीज़ इस बात को मेक श्योर करिए कि अगर आप बीएड में एडमिशन को सोच रहे हो तो ये जर्नी यहीं से शुरू हो जाती है कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से फॉलो करो। क्यों ठीक से फॉलो करना है? क्योंकि ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, वहाँ से आप जाओगे तुरंत में जॉब वहाँ से भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कहीं ना तो कहीं इस बात से फ़र्क पड़ता है जब आपके सीवी में ये लिखा रहता है कि हाँ आप सो एंड सो यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हो, जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, जिसको जाना जा रहा है, तो उससे कहीं ना तो कहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ है। फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपने बीएड वीएड में जो भी अपना डिग्री उग्री का पढ़ाई है वो ठीक तरीके से कर रखा था, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कल को कोई भी टीचिंग जॉब आती है तो टीचिंग जॉब में तुमसे कुछ अलग से थोड़ी ना पूछता है, टीचिंग जॉब में तो तुमसे वही सारी चीज़ें पूछता है जो तुम अपने बीएड में पढ़ाई किए हो। तुमसे टीचिंग जॉब में वही कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, आरटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यही सारी चीज़ें पूछेगा, कुछ अलग से बहुत विशेष नहीं पूछेगा। तो आप सोचिए जो आप बैकअप प्लान बनाए थे आपकी वहाँ भी लग गई, फिर गवर्नमेंट जॉब वाले में भी लग गई। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए, और यही रीज़न है कि डेली वाइट्स पर ये चीज़ें बहुत विस्तृत ढंग से समझाई जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर तुमको जल्दी है तो मेरा बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि तुमसे ज़्यादा जल्दी मेरे को है। मैं तुमको एक टाइम सोच लो, एक फुटी कौड़ी, मतलब 1 सेकंड भी नहीं दूंगा, एंटरटेन भी नहीं करूँगा अगर तुम्हें जल्दी है तो, क्योंकि जल्दी वालों के लिए जगह नहीं है। रील्स में तो 1 मिनट के बाद में तो केवल आपका कट सकता है। ठीक है, 1 मिनट में तो केवल आपका कट सकता है। बात को डिटेल में समझने के लिए
अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब, गूगल, दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं, उस यूट्यूब पर तुमको घंटा भर जाके देखना पड़ेगा। कोई भी यहाँ ऐसा बच्चा नहीं है ना, आप मानसिक रूप से इतने आप सब सक्षम हैं, क्वालिफाइड हैं कि तुम सिर्फ 1 घंटा समय निकाल के दिल्ली जामिया के बीएड का डेली बाइट्स पर सभी वीडियोस देख डालोगे, तुमको जामिया की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ तुम 1 घंटा समय निकाल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड सभी वीडियोस तुम डेली बाइट्स पर देख डालोगे, तुम्हें सभी बातें समझ में आ जाएंगी क्या दिया हुआ है। आप सब मानसिक रूप से इतना सक्षम है, बस समस्या क्या है, आधा 1 घंटा भी हम देने के लिए रेडी नहीं है, और उसमें भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्पीड तेज कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे आके कमेंट कर रहे हैं 1 मिनट 2 सेकंड पर इन्होंने मुद्दे की बात शुरू की है। शुरुआत में तो ये केवल कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। हाँ भाई दे रहे थे तो तुम ही दे दो फ्री में। मतलब अपना मुद्दे का बात नहीं देख रहे हो, घंटा भर समय निकाल के तुमको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये एनसीईआरटी आ रही क्या जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। बस घंटे भर समय निकाल के देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आईपी बीएड घंटे भर समय निकाल के सिर्फ देख लो, जामिया बीएड सिर्फ घंटे भर समय निकाल के देख लो। और घंटा भर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, डेली बैट्स पे गए आप वो सारा 4-6 वीडियोस देख लोगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये सीयूईटी का जो पेपर कोड का मसला मैं शुरुआत में समझा रहा था, बहुत सारे वीडियोस में समझा रखा है। और कम से कम आज तो आपको क्लियर है ना, आज तो अब सारे एग्जाम्स हो गए ना। अब क्यों मैं बात कर रहा हूँ CUPP03, CUPP04, कॉमन बीएड और फलाना ढगाना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अब से समझ लीजिए। क्योंकि अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो और इन बातों का आपको समझ नहीं है और कल को आपका स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेरी कर देगा, तो मतलब तुम चाहे उसको 2 मिनट में बेवकूफ़ बना लो, बात को टाल जाओ, लेकिन आज के स्टूडेंट इतने बेवकूफ़ नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि आपका कितना लेवल है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इस पर सीरियसनेस डेवलप करने की ज़रूरत है, और फिर एज अ टीचर आप बहुत तगड़ा ग्रो कर पाओगे। क्योंकि देखो यार, टीचिंग करियर और बीएड की डिग्री ना बहुत अच्छा है अगर आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तो, वरना ख़राब परफॉर्म करने वाले एमबीबीएस की डिग्री लेकर भी लोगों का किडनी काटने का काम करते हैं। किडनी काट के बेच देंगे आपका, वो एमबीबीएस का डिग्री लेके ही किए हैं। क्योंकि तुम्हारा किडनी काटने के लिए अब हम तो काट नहीं पाएंगे। मान लो अगर तुम्हारा हमको एक किडनी काट के बेचना है तो उसके लिए भी हमको एमबीबीएस का डिग्री करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे चीर फाड़ करते हैं भाई, चाकू थोड़ी ना मारना है, कहीं भी मार दिए, वो भी मारने के लिए बहुत अंदर से गट चाहिए। सोच के देखिए, आपको किसी किडनी निकाल के बेचना, कैसे निकाल के बेचोगे, बेच पाओगे नहीं, उसके लिए भी एमबीबीएस का डिग्री लिए हुए हैं सब। तो जो फ्रॉडस्टर हैं वो वहाँ भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, टीचिंग फील्ड में भी हैं। ठीक है, टीचिंग फील्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं धनिया के महंगे हैं, 5-10 हज़ार रुपये के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एंड हाँ, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो महीने में 5-5, 10-10 लाख रुपया कमाते हैं पूरा ऑनेस्टी से, मेहनत के साथ। तो आप देख लीजिए कैसे आदमी को आइडियलाइज करना है। तो जैसे मान लो जब आप यहाँ से बीएड का डिग्री लेके जा रहे हो, अब आपका टर्न आया है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से क्या इच्छा है कि कोई बच्चा मेरे सेशन में ज्वाइंड है, मेरे प्लेटफॉर्म पर आया है, तो उससे आधे घंटे में कुछ ऐसी बात समझाऊं कि जिससे कि वो फ्यूचर में जा रहा है तो कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आराम से अर्न कर सके। ठीक है, एक बहुत मामूली सी बात है, बस इतना ही इच्छा है, और क्या। और जब एज अ टीचर आप वेल क्वालिफाइड रहते हो, तब जाके आप समाज में ज़्यादा इंपैक्टफुल चेंज ला पाओगे, क्योंकि जो बात आप समझा रहे होगे उसमें फिर दम रहेगा। वरना हवा भाई बातें करते रहिए, ये बीएड का पेपर दे दें, वहाँ से कर लें, सर हमको फलाना कॉलेज से फ़ोन आ रहा है, वो लोग फ़ोन करके कह रहे हैं हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। अभी तुम्हारा दिमाग खुद से नहीं काम कर रहा है कि मेरे नंबर कम आए हैं, उसके बाद भी 4 कॉलेज वाले हमको क्यों फ़ोन करके कह रहे हैं कि एडमिशन ले लो। मतलब ऐसा उनको क्या देना है आपको, सोच के देखिए। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका सीयूईटी के पेपर में 100 से कम नंबर आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है बुरा है, एक अलग मसला है, लेकिन सोचो कि तुम्हारा डेटा कैसे शेयर कर दिया गया है कि 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले तुमको फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे एडमिशन ले लीजिए, और नंबर कम है तो भी एडमिशन क्यों दे रहे हैं। नहीं सर, एक काउंसलिंग के लिए फ़ोन किए थे। अभी उसको काउंसलिंग नहीं कहते हैं। जो करियर काउंसलर्स हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बीएड वाले बच्चे तो उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो तो कोर्स बेचने वाले काउंसलर है जो तुमको समझा रहे हैं कि मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, घर बैठे बैठे बीएड का डिग्री मिल जाएगा, डिग्री का वैल्यू तो सेम ही है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिएगा, ये सब समझा रहे हैं। अबे वो काउंसलिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, वो अपना सामान बेचना है तो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, किसी ढंग के करियर काउंसलर के पास जाओगे तो आपसे 8,000, 10,000 रुपये का आपसे फीस ले लेगा, 2,000, 1,500। ठीक है, तो ये चीज़ है। वो तो फिर आपको करियर के सभी अलग अलग डिसिप्लिन पे चर्चा करेगा आपसे। ठीक है, तो थोड़ा ना इन बातों को समझिए। उसको काउंसलिंग नहीं कहते हैं। वो फ़ोन करके तुमको काउंसलिंग कह रहा है, मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कर रहा है। दैट इज़ नॉट काउंसलिंग, दैट इज़ सेलिंग देयर डिग्री, कोर्स और एनीथिंग। तो प्लीज़ थोड़ा सा टीचर एजुकेशन के फील्ड में है तो इन बातों पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी डेवलप करिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अपना झूला झूलते रहिए, मस्त कॉमन बीएड और ये सब करते रहिए। जब कॉलेज की गेट पर पहुँचोगे
वो तुमको बताएगा कि अच्छा कौन सा पेपर कोड देकर आए हो। ठीक है, तब आपको एहसास होगा। चलिए खैर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर। अब आपकी जो भी समस्या है आप जस्ट हैंड रेज करिए, मैं आपका नाम कॉल आउट करूँगा एंड फिर जो भी आपका कंसर्न है सीयूईटी के पेपर को लेकर, एडमिशन को लेकर, आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को जो भी डाउट एंड क्वेरी है जस्ट रेज योर हैंड और आई कॉल आउट द नेम। विराज, आई होप माइक्स ऑन हो पा रहे हैं। विराज, जस्ट चेक वंस। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू विराज। हाँ, आई विल कम टू आकांक्षा सिंह फर्स्ट। जी आकांक्षा बताइए। माइक आकांक्षा। ठीक है, यू नॉट ऑडिबल आकांक्षा। आई विल कम टू। आवाज आ रही है? हाँ यस आकांक्षा, नॉट इट्स ऑडिबल। यस प्लीज बताइए। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून आकांक्षा। सर। आई हैव अप्लाइड फॉर IPU BEd एंड माय डाउट वाज लाइक कौन से सब्जेक्ट में मुझे मिलेगा ऑप्शन, लैंग्वेज में या SST, साइंस, मैथ्स या अदर? तो ये कैसे डिसाइड होगा? आपके सब्जेक्ट पर डिसाइड होगा ना ग्रेजुएशन के। हाँ, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो उस हिसाब से कौन सा तो वो आपको मिलेगा? कॉलेज वाले देंगे, लैंग्वेज या सोशल साइंस में आपको डाल देंगे वो लोग। ठीक है, अभी आप अच्छा, अपना ठीक पेपर है। दीजिए। ठीक है, अभी आप अपना एग्जाम पे फोकस ओके करिए। ओके, थैंक ठीक यू है, और इसकी चिंता आकांक्षा आपको नहीं करना है, ये कॉलेज वालों का चिंता है। वो एडमिशन लेने के बाद कैसे आपको सब्जेक्ट में वो भेजेंगे। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, इतनी देर से मैं आप लोगों को जो बातें समझा रहा था, अभी देखिए, अभी आप देखिए, अभी आकांक्षा से मैं कुछ क्रॉस क्वेरीज करूंगा, उसको अपनी डिग्री के बारे में कुछ नई बातें पता चलेंगी। आकांक्षा, आपने बीकॉम कर रखा होगा, क्या आपने एमकॉम किया है? नहीं, M.Com नहीं किया, B.Com हाँ, किया है बस। एमकॉम नहीं किया है। मैं आपको बताया ना, जस्ट थोड़ा देर पहले कोई यूट्यूब पर कमेंट किया था कि ये कॉमन बीएड वेड आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फलाना ढकाना। आप तो देखिए, अब आपको बाकी के लोग ध्यान दीजिए, बच्चे ने क्या बोला। ये क्या बोली कि सर मैं बीकॉम की हूँ, एमकॉम नहीं की हूँ। आपको पता है जब आप बीएड करके टीचर बनते हो तो क्लास 6 से 8 के बनते हो। ठीक है। हाँ कॉमर्स के बच्चे को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 6 से 8 में कॉमर्स जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है। तो जब भी तुम कॉमर्स से टीचर बनोगी तो इसका मतलब कि 11-12 लेवल पर बनना होगा उसके लिए M.Com करना और पड़ेगा। उसके लिए एमकॉम करना पड़ेगा। हम्म। तो तुम्हारा बीएड में तो एडमिशन हो जाएगा आकांक्षा, लेकिन फ्यूचर में जब कॉमर्स से सब्जेक्ट की टीचर निकलेगी तो तुम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन नहीं 6 to बन। 10th के लिए तो रहता ही है हाँ, ना तो तुम BEd के 6 बाद। to 8 के में वो पढ़ाओगी, उस सब्जेक्ट से तुम पढ़ाओगी जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है या तो तुम लैंग्वेज पढ़ा रही होगी या तो तुम सोशल साइंस पढ़ा रही होगी। ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अभी आकांक्षा ने क्या बोला, लेकिन हम 6 to 10 तो पढ़ा सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट। ठीक है, राइट, ये तो बोला आपने। यस सर, यस सर। हाँ, अब यहाँ पर मुद्दे की बात ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि डेली बाइट्स वाई इट इज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। जाके चेक कर लीजिएगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को आप नहीं दे सकती हैं। ठीक है। ओके। और क्यों? क्योंकि जब भी टीजीटी एसएसटी की टीचर बनने की बात आएगी तो वो बोलेगा कि हिस्ट्री या जियोग्राफी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपने 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, जो कॉमर्स वाला बच्चा नहीं पढ़ा होता है। तो तुम एसएसटी से हो। हाँ, तो एसएसटी से तुम बाहर हो गई, चाहे तुम बीएड कर ली हो, चाहे तुमको एडमिशन दे के सब डिग्री दे दी है। उसके बाद या तो मान लो तुमने लैंग्वेज चूज़ किया, तो अगर तुम लैंग्वेज की टीचर बनने जा रही हो इंग्लिश की, तो बोलेगा कि ग्रेजुएशन में सभी सेमेस्टर्स में लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप लैंग्वेज की टीचर बनेंगी। तो तुमको बीएड का तो डिग्री मिल गया है, लेकिन तुम्हारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में लैंग्वेज नहीं है, नहीं सर। तो तुम क्या हुई, गवर्नमेंट जॉब के लिए नॉट एलिजिबल हो गई, सिर्फ बीकॉम के बेसिस पर। ओके। और अगर तुम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि हम बीकॉम वाले बच्चे को एडमिशन ही नहीं देंगे, हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए एमकॉम होना ज़रूरी है। क्यों बोल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि फ्यूचर में वो जॉब में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब तुम बीएचयू में जाके अप्लाई करो, बीएचयू वाला भी बोलेगा कि अगर तुमको अच्छा बीकॉम की हो तो कहेगा नहीं, एमकॉम नहीं की हो तो एडमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बीएचयू ही नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से बच्चा निकले तो पता चला टीचर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जामिया भी यही बात कहता है, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जाके चेक कर लेना, सब बोल रहे होंगे एमकॉम की होगे तभी कॉमर्स से हमारा एडमिशन देंगे। और हाँ, जो लोग भी कॉमन बीएड और फलान ढकाना चूरन दे रहे होंगे वो तुमको ये बात इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे।
आप बोलेंगे तो मैं आपको केवीएस एनवीएस का एडवर्टाइजमेंट खोल के दिखा दूंगा कि टीजीटी के टीचर के लिए वो बोलता है कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो तुमको बीएड का डिग्री मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में क्या दिक्कत होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो बीएड करने के बाद परेशान होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, जो बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है आकांक्षा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। देन वेलकम टू गुंजन गुर्जर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुंजन। सर जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी बीएड करने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मेरे को यही पूछना है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लूँ, जो कि आईडी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो क्या अगर मैं ये कॉम्बिनेशन वाइज डिसीजन कर सकते हैं, कर सकते हैं? तो सर मुझे ये पूछना था कि जो जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है, तो उन बच्चों को मेरे को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे या फिर नहीं, स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर का रिक्रूटमेंट टोटली डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर पॉलिटिकल साइंस कर रखा है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रही हैं, इसलिए दिक्कत होने के चांसेस नहीं है। जी सर। ठीक है, नॉर्मल टीचर के बारे में बात करती हैं तो दिक्कत होता। तो सर मेरे को स्पेशल वाले बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं? ये डिपेंड करता है किस तरह का रिक्रूटमेंट आया है, किस तरह की वैकेंसी है। और सर मेरे को ये भी पूछना था, जैसे इस बार केवीएस एनवीएस का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि आपने अगर स्पेशल पीरियड में 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, तो हम आपको स्पेशल पीआरटी के लिए एलिजिबल तो पीआरटी के लिए कह रहा था ना, इसीलिए तो बोला कि प्राइमरी लेवल पे करके आना है। और टीजीटी के लिए क्या करना पड़ेगा सर? टीजीटी के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो कर रही हूँ मैं, वो बीएड स्पेशल एजुकेशन। पीआरटी के लिए बोला कि डिप्लोमा वाला करके आना है। हाँ। तो फर्क समझिए दोनों का। ठीक है जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ थोड़ा बीएड पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ट्रेजेक्ट्री आगे मत बढ़ाइए, देयर इज सो मच ऑफ इट। ठीक है, कभी और उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हाँ, आई वेलकम टू राज यादव, यस प्लीज, एंड वेलकम टू खुशी। देन साजिया। नमस्ते। नमस्कार राज जी, बताइए। सर मेरे को मतलब डीयू के कट ऑफ के बारे में पूछना था और आरआई के बारे में भी पूछना था। बताइए बताइए। हाँ, तो सर मैं आपकी वीडियो देखा था 2025 वाली, लास्ट टर्म वाली, तो उसमें 204 सीआई का कट ऑफ गया है, और पहली कट ऑफ में सीआई का जो है पहले राउंड में। अरे आपका कितना नंबर है और बताइए। सर मेरा 192 है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बार तो 247 हाईएस्ट गई है, तो क्या मेरे चांस हैं? 192 लैंग्वेज है आपका? यस सर, ओबीसी कैटेगरी। हाँ, चांसेस हैं, हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। और सर इसमें जो मैं देख रहा था पिछली बार जो आपने दिखाया, इसमें एससी कैटेगरी का ओबीसी से हाईएस्ट गया है सेकंड कट ऑफ में, सीओपीपी 03 में, सॉरी सीओपीपी 05 में एससी कैटेगरी का 183 गया सीआईई में सेकंड कट ऑफ में, और ओबीसी का 165 गया। तो मतलब कहीं गलत तो नहीं था ना यार? एससी से नहीं, गलत नहीं है, गलत आपकी मतलब समझ है यहाँ पर, आपकी समझ इसलिए गलत है यहाँ पर क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अच्छा, कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जनरल का ऊपर ही जाना चाहिए, ओबीसी का उससे कम जाना चाहिए, एससी का उससे कम जाना चाहिए, एसटी का उससे भी कम जाना चाहिए। ये एक तरह की मानसिकता है जो लोगों की बन गई है जाति व्यवस्था के कारण, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी कैटेगरी में कभी भी कट ऑफ ऊपर जा सकता है। ये भी कल को हो सकता है कि एससी कैटेगरी में कट ऑफ जनरल से ऊपर जाने लगे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ कि जो बच्चे एससी कैटेगरी वाले हैं उनका कट ऑफ ज़्यादा ऊपर चला गया ओबीसी वालों की तुलना में। ठीक है, इसीलिए आपने बोला कि मेरा 192 है ओबीसी, तो मैंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि दिल्ली के इन एंड अराउंड तमाम ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस आप पेपर में देखोगे कि जनरल कैंडिडेट को भी वो बीट कर रहे होंगे, तो इसलिए कट ऑफ ऊपर चला जाता है एससी कैटेगरी का भी। ठीक है राज, ऐसा कुछ नहीं है कि एससी कैटेगरी है तो कट ऑफ कम जाए। ठीक है, ओके सर। और सर एक और बात थी कि मैंने डीयू से ही हिंदी ऑनर्स से जो है ग्रेजुएशन किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदी ऑनर्स से किया है, तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मेरे साथ कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी ऑनर्स से कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
और सर एक और बात थी कि RI के बारे में पूछना था। बताइए बताइए। सर जैसे कि RI अजमेर जो है वो यूपी वालों के लिए जो रिजर्वेशन आप की थी, जो उसमें सब मैंने देखा है, और RI भोपाल जो है वहां से अगर मुझे एडमिट करना है 3 ईयर का, वो RI भोपाल से ही सिर्फ होता है। तो क्या मैं दोनों जगह फॉर्म भरने के लिए यस, मतलब भर सकता हूँ या सिर्फ एक ही जगह मुझे बिल्कुल भर भरना? सकते हैं, दोनों जगह भर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। सर BEd के लिए अजमेर वाला और यस, MAd के लिए RI भोपाल वाला। बीएड एमएड वाला इंटीग्रेटेड वाले के लिए RI और भोपाल, सर क्योंकि सिर्फ एक सिलेबस ही जगह बहुत, होता है, तो पैन इंडिया से लोग एलिजिबल हैं। और सिंस 5 अलग अलग RIs हैं, तो वहाँ पर फिर जोन के हिसाब से डिवीजन है। और सर मतलब मैं दोनों जगह जो है मैं बहुत फॉर्म भर, और सिलेबस सेम रहता है सर, सिलेबस सेम रहता है। क्या कह रहे हैं, दोनों जगह? सर मैं दोनों का सिलेबस सेम रहता है यस यस, क्या? दोनों का सिलेबस सेम रहता है, क्या? दोनों का सिलेबस सेम रहता है। और सर मैं तो सर एक आपकी लाख वॉइस ब्रेक हो रही है राज, के लिए है सर आपकी कि वॉइस ब्रेक हो रही जैसे है। कि मेरा ठीक है, इन मीन टाइम आई टॉक टू अदर कैंडिडेट्स। आई कम टू खुशी जी, खुशी जी जी, खुशी बताइए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कैटेगरी जनरल भरी और जब यूनिवर्सिटी काउंसिल के फॉर्म निकलते हैं तब क्या हम अपनी कैटेगरी चेंज कर नहीं, सकते बिल्कुल हैं? नहीं चेंज कर सकते। कैटेगरी किसी कीमत पर नहीं चेंज होगा, किसी कीमत पर नहीं चेंज होगी कैटेगरी। ठीक है, नहीं फिल, पहले फिल कर दी होती, बाद में सर्टिफिकेट नहीं आता, तो वो आपको जनरल ट्रीट करते हैं, वो हो सकता है। लेकिन अगर जनरल में मेरिट बन गया है और बाद में चाहेंगे कैटेगरी अप्लाई कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिए, बाद में आप नहीं बनी, चेंज हो गया, वो एक अलग मसला है। ठीक है, ओके सर। ठीक है खुशी, हाँ ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू सृष्टि सिंह। गुड आफ्टरनून सर। Good सर मेरा afternoon, sir. क्वेश्चन कट ऑफ रिगार्डिंग है। हाँ बताइए। सर मेरा 101 मार्क्स है CUQP 06 में, तो क्या मुझे एडमिशन मिलने के चांसेस है? यस यस कैटेगरी हैं, साइंस में हैं चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। सर BHU मिल सकता है? टू डिफिकल्ट टू कमेंट, फॉर्म फिल करिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके सर। ठीक है, सर EWS कैटेगरी है मेरी। मतलब तब भी टू अर्ली टू कमेंट, मतलब मिल सकता है, फॉर्म फिल करिए। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए सृष्टि, BHU और DU में से कौन सा लेना चाहेंगी आप? सर मुझे BHU मेरे लोकेशन से पास में है। पास में है। अब आप लोग देखिए, सभी लोग देखिए, जब इतना देर से मैं समझा रहा था तो मैं क्या बोल रहा था कि बहुत मैटर करता है कि यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है जिसके प्रायोरिटी में BHU ऊपर हो। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं नहीं DU में ऊपर जाएगा पहले, फिर BHU में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बहुत मैटर करता है कि आपका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, यहाँ एक बच्चा है, वो कह रहा है कि हमको BHU में लेना है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजिन करिए, कोई सृष्टि ने बताया कि सर मेरे साइंस में मार्क्स हैं 106, ठीक है, ये जो भी है 106 इसने बताया। अब इमेजिन करो कोई ऐसा बच्चा हो जिसका साइंस में मार्क्स हो 104, 104 नंबर हो। एक बच्चा ऐसा है जो साइंस में 104 नंबर पाया है, और हमारे साथ सृष्टि है जो साइंस में 106 नंबर पाई है। तो 104 वाले को क्या लगेगा, अरे यार 106 वाले को तो DU मिल जाएगा, हमको तो मिलेगा ही नहीं। अब ये हो सकता है 106 वाले को BHU चाहिए ना, उसको DU चाहिए ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर 104 वाले को मिलेगा। तो काउंसलिंग में आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो रैंक 1 टॉपर है, हो सकता है उसको DU BHU दोनों नहीं चाहिए, हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा उसे घर के ही बगल में हो। तो आप ना पहले से मार्क्स के बेसिस पर इवैल्यूएट मत करिए कि हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका 104 नंबर है, आपका 50 नंबर भी हो तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कब गुड़ा गणित चेंज हो जाएगा ना, ये पता नहीं होता किसी को भी। मान लो ये 104 पाई है, मान लो सृष्टि 106 पाई है, हो सकता है कि 4 और बच्चे हों जो 105 पाएँ, 106 पाएँ, और सबको BHU ही लेना हो, इनमें से कोई DU वाला हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और पता चले DU का कट ऑफ 100 नंबर पर ओपन हो, तो एंड वाइस वर्सा BHU में भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है कि नहीं, फिल करिए, पार्टिसिपेट करिए, वरना बाद में आप कट ऑफ देखोगे तो सर पकड़ लोगे, तुमको लगेगा अरे यार ये तो तीसरे कट ऑफ में इन्होंने बाद में एडमिशन दे दिया, चौथे में दे दिया, हम तो फॉर्म ही नहीं फिल किए थे।
तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यू डोंट नो कौन सा बच्चा कहाँ एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, ओके, ठीक है सृष्टि, कुछ और डाउट है? देन आई कम टू खुशी। सर मुझे और भी पूछना था, क्या मुझे दूसरे बीएड के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल यूपी करना बीएड चाहिए। एनसीईआरटी आरआई के लिए अप्लाई करिए, अभी रह गया है, फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, सर उसमें प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं? एनसीईआरटी आरआई में ही केवल प्लेसमेंट में के चांसेस है ना, बीएचयू से प्लेसमेंट होगा ना डीयू से। ओके सर। ठीक है सृष्टि, बीएचयू डीयू से तुम्हें एक ब्रांड मिलेगा, कहीं भी किसी स्कूल वगैरह में इंटरव्यू दोगी तुमको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा जॉब में, ये सब होगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आरआई का प्लेसमेंट सेलेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सृष्टि। देन आई कम टू खुशी। नीतू कुमारी, देन शेख सिद्दीकी। नीतू कुमारी। माइक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नीतू। हाँ, सर मेरे लैंग्वेज में 153 है, क्या ड्यू में एडमिशन हो सकता है मेरा? मतलब क्या कैटेगरी है? जनरल। मतलब अप्लाई करिए, पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, जो मैंने भी उत्तर दिया। सर मैं जो फाइनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मेरा 165 बन रहा है, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया है तो उसमें 153 है। वोट दे के सरकार बदली है। ठीक है, इसमें अब नहीं कुछ हो पाएगा, ये जो होना तो हो गया। ठीक है नीतू, मुझे आगे आ गया एक्चुअली। सर तो चांसेस है 153 में ड्यू का जनरल कैटेगरी से? जो एग्जैक्टली मैंने भी बताया, जो आंसर मैंने दिया इसके पहले सृष्टि को। ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, यू नेवर नो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू नीतू। ओके, देन आई कम टू शेख सिद्दीकी। देखिए देखिए सभी लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे दुनिया में ये जो ज्योतिष होते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना देते हैं, कैसे लोगों का शोषण हो जाता है, तमाम बेचने वाले कैसे लोगों का शोषण कर देते हैं। देखो, लोग इसी तरह का प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा भविष्य बता दीजिए। मैं बल्कि 2 बार बोला हूँ कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, लेट्स सी, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन एक बच्चे से बात करूँगा ना, वापस फिर यही पूछेगी, फिर भी सर आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं। तो देखो, इससे क्या होगा, अगर मैं कह दूंगा कि नहीं जाओ हो जाएगा, तो उसी भरोसे बैठे रहेगी। तो लोगों का इसीलिए कटता है। बस हम अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जब काउंसलिंग हो तो 250 से जो भी 500 रुपये खर्च हो, खर्च करके पार्टिसिपेट करिए। और दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को देखिए कि कौन सी और यूनिवर्सिटी है जो प्रेजेंट में एडमिशन दे रही है, जहाँ जाके मैं पढ़ सकती हूँ, उसका फॉर्म फिल करिए। यही 2 काम हम लोग कर सकते हैं। बाकी का एडमिशन होगा नहीं होगा, कब ये लोग क्राइटेरिया चेंज कर दें, कब किसी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, कब तीसरे चौथे कट ऑफ में कट ऑफ काफ़ी गिर जाए, वी डोंट नो। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी होता मेरे लिए कमेंट करना कि हाँ हाँ हो जाएगा, भर लो, बात ख़त्म। ठीक है, लेकिन देखिए उससे बात ख़त्म नहीं होती है, इट्स योर लाइफ, तो प्लीज़ उसको वैल्यू करिए और बात को वैसे ही समझिए। यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। क्योंकि आपका मार्क्स ठीक है, 2 ही 4 क्वेश्चन और सही की होती तो सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि अभी अब वही 2 ही 4 क्वेश्चन से दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कौन से बच्चा हो सकता है, कोई टॉपर बच्चा हो, क्या हमको BHU जाना है, हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाना है, वो एडमिशन ले ही ना, सीट लैप्स कर जाएगी, जब लैप्स कर जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। सर 2-4 क्वेश्चन सही तो किए थे उन्होंने, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मतलब स्कोर उन्होंने कम ही कर दिया है बिल्कुल। देखो नीतू, मैं तुम्हारा इस बात पर दर्द समझता हूँ। ठीक है, लेकिन नीतू देखो, बात ये समझो कि अब है क्या ना कि कुछ चीज़ों में हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ना उसको छोड़ के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। हमेशा एक ये माइंडसेट होना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, वो किस किस क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि आपका नंबर ज़्यादा आ रहा होगा। लेकिन पता नीतू, उससे तुम परेशान होगे ना, सिर्फ परेशान हो जाओगी। ठीक है, और उसमें कुछ बदलेगा नहीं। क्योंकि टेक्निकली होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या होना चाहिए, एक पहले तो फाइनल आंसर की रिलीज करना चाहिए कि इस बेसिस पर कॉपी चेक होने वाला है, और तब बच्चा मार्क्स चेक करे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए आंसर की तो दे देंगे, तुम आंसर की में क्लेम कर दोगी तो बाद में बताएंगे नहीं कि किस बेसिस पर इवेल्युएट किया गया है।
बल्कि होना चाहिए ना, एक फाइनल आंसर की आना चाहिए कि पहली बार आपने दिया कि ये था, फिर आपने क्या क्या करेक्ट किया, एक फाइनल आंसर की आना चाहिए ना बच्चों के लिए कि देखिए ये क्वेश्चन को करेक्ट किया गया, रेक्टिफाई किया गया है और ये हम आंसर मानेंगे, तब हम लोग ज़्यादा अच्छे से इवेल्युएट कर पाएंगे खुद को। ठीक है, तो इन्होंने वेबसाइट पर सिर्फ एक आंसर की का लिंक डाल दिया है और कोई इस तरह से वेरिफिकेशन है नहीं, तो क्या करेंगे, अब नहीं है तो नहीं है। ठीक है नीतू, तो आगे की तरफ देखिए और बेटर करिए। देन वेलकम टू शेख सिद्दीकी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे जामिया से बीएड करना है तो सीयूटी के मार्क्स के बेस पर ही होगा या जामिया के एंट्रेंस मार्क्स पे? जामिया का अलग से फॉर्म फिल होता है जिसका फॉर्म फिलिंग क्लोज हो चुका है, और अगर आपने नहीं फिल किया है तो आप जामिया से इस साल बीएड नहीं कर सकती हैं, 2027 में आइएगा। मैंने फॉर्म फिलिंग हो कर रखा है, लेकिन मतलब सीयूटी में P03 में मार्क्स 75 आए हैं सर, आंसर की में कुछ और थे, स्कोर कार्ड में कुछ और आए। आप लेट से ज्वाइन किए हैं सेशन? जी नहीं सर, मैंने पहले से ही कर रखा था। तो मैंने जामिया के रिगार्डिंग क्या बताया? सर मेरा जनरल है PWD। जामिया का अलग से पेपर होता है और उसका फॉर्म फिल करके एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, लेकिन कह रहे 4 जून का एग्जाम है बीएड वालों का। हाँ, तो फिर जामिया और 03 के बारे में बात ही क्यों कर रही हो एक साथ? सर लेकिन सीयूटी के मार्क्स कम आए ना, इसलिए मैंने कहा इस बारे में। नहीं, सीयूईटी के मार्क्स कम आए हैं तो इसका जामिया से क्या लेना देना है, कैसे आपको रिलेट कर रही है, ये समझाइए मुझे। नहीं सर, मतलब जैसे उसमें सीयूटी के बेस पर मैंने फॉर्म फिल करा था। लेकिन जामिया में तो फिल ही नहीं होता जामिया। जैसे मतलब मुझे जामिया से बीएड करना होगा तो सीयूटी के बेस पे हो जाएगा या जामिया के एंट्रेंस पे होगा? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? सर मैंने तो जामिया का भी एंट्रेंस देना है ना, सीयूटी का भी दे दिया है। तो जामिया का तुमको एंट्रेंस देना है अभी, तो ऑब्वियस सी बात है जामिया का एंट्रेंस क्यों दे रही हो? सर जामिया का मैंने फॉर्म फिल करा तो उसमें से देना होगा। हाँ, तो क्यों देना है जामिया का एंट्रेंस? जामिया में एडमिशन लेने के लिए, तो उसका सीयूईटी से क्या लेना देना है? सर सीयूटी का मैंने एग्जाम दिया था इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सीयूईटी को जामिया के साथ क्यों पूछ रही हो, दोनों दो अलग बातें हैं। ओके सर, बस ये पूछना था, ये डाउट था। ओ गॉड, देखिए देखो यार, मतलब छोड़ दीजिए, सही बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। देन आई विल कम टू हर्ष कटियार, सॉरी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर मैंने सीयूईटी में सर COQP 07 में सर 140 मार्क्स आए हैं सर। गुड। तो DU में एडमिशन हो जाएगा सर? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू राम भवन राजभर। सर मुझे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था कि मतलब जैसे मेरे सीयूटी P03 में राम भवन। 75 आए तो मेरा बीएड में एडमिशन हो जाएगा JMI में? राम भवन माइक। गरिमा कपूर। यस सर, हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतनी क्लैरिटी देने के लिए। दो मैं आपका पेज थोड़ा लेट मैंने सर्च आउट किया एंड आई वांटेड टू लेट यू नो फर्स्ट कि मैंने COPQ 03 कर दिया था, बट मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं DU से BA प्रोग्राम कर रही हूँ, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का है। तो जैसा अभी आपने बताया कि सॉर्ट ऑफ मतलब मैं इनएलिजिबल ही हो गई हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं शायद भूल ही जाऊँ अब, राइट? नहीं, अच्छा, आपने 03 का पेपर दिया है? करेक्ट, यस सर। नहीं, आप मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी भूल जाइए, बाकी का और बात करिए। हाँ। सेकेंडली मैंने जामिया का भी भरा है, पर उसमें भी मेरा लक शायद खराबी है, क्योंकि मेरा जो DU का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है वो सेम डे पड़ रहा है जिस दिन जामिया का एंट्रेंस है, और टाइमिंग भी दोनों की सेम है, 2:30 बजे से। तो जामिया भी स्किप करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। थर्डली लकीली मैंने IPU का भी भर दिया है और आपका उसका क्रैश कोर्स भी लिया है, तो उससे थोड़ा सा रूटीन में आ गई हूँ कि मॉक वगैरह कर रही हूँ, इट इज साउंडिंग हेल्पफुल टू मी। मेरे को ये जानना था कि आई होप IQ में ऐसा नहीं है, मैंने एक ही बीएड का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा था, तो उसमें नहीं, कोई ठीक है, IPU में ऐसा नहीं है। है ना?
और अगर मैं आईपीयू में हो जाता है मेरा तो सीट मतलब जो सब्जेक्ट वाइज अलॉट भी वो ही करेंगे, वो है ना? करेंगे, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आप एंट्रेंस दीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए उन पे। अच्छा, और जैसा भी आपने बताया कि इन फ्यूचर अगर मेरे को गवर्नमेंट वाली टीचिंग में जाना है, राइट, तो उसमें फिर आगे चल के ऐसा इशू तो नहीं होगा? जैसे आप कुछ बता रहे थे, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है ना? हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा। एंड देखिए, मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा गरिमा, यहाँ पर देखो, मैं यही इतनी देर से आप लोगों को समझा रहा था, देखो प्रॉब्लम्स ना व्यक्तिगत होती हैं। जब तुम यूट्यूब पर इन बातों को देखोगी, तुमको इतना पर्सनलाइज्ड बात समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने 03 का पेपर दिया था, मेरा सब्जेक्ट ये बन रहा है और जामिया का मेरा उस दिन एग्जाम डेट है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अब आईपीयू है, इत्तेफाक से तुमने आईपीयू का फिल कर रखा है, क्या तुम 3 महीने पहले ऐसा कुछ सोची थी कि नहीं मेरे लिए आईपीयू इंपॉर्टेंट हो जाएगा? नो नेवर, मतलब आपकी वो वीडियो देखने के बाद बहुत हर्ट भी हो गई थी। अब सोच लीजिए, यही मैं कह रहा था कि अब आप सोचो कि अब देखो, अब तुम्हारे हम व्यक्तिगत लेवल पर बात करें तो तुमको कितना बेकार लगा हो कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, हमारे लिए तो सिर्फ 2 मिनट की बातें हो रही हैं यहाँ पर, सिर्फ 1 से 2 मिनट में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे आपसे पहले कोई पूछ रहा था मेरे इतने मार्क्स हैं, और तो मैं देखता हूँ कि बड़ा समस्या है, जिसका नंबर कम रहता है उसको बात भी कम समझ में आ रही होती है, ठीक है, वो उतना ही कम रिसर्च करके आ रहा होता है। तो अब देखिए ना, आप देखो, आप प्रिपरेशन के बजाय, देखिए गरिमा, अनफॉर्चुनेटली है क्या, फिलहाल आप पढ़ाई प्रिपरेशन फोकस के बजाय आप फर्जी चीज़ों में फंस गई हैं कि अरे यार ये तो मेरा एलिजिबल नहीं है, मैं तो डीयू से पढ़ी हूँ, मेरे को तो डीयू से ही करना था बीएड, अब हमको आईपीयू का देखना पड़ेगा। सोचो कितनी सारी डिलेमास दिमाग में आ रही होंगी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और होंगी, फैमिली वाले कुछ और कह रहे होंगे, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया, अब आईपीयू का देंगे, ठीक है। तो मतलब इसीलिए थोड़ा सा रिसर्च वर्क आवश्यक रहता है इन चीज़ों पर, कि थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू गरिमा। एंड एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एनसीईआरटी आरआई का भी फॉर्म फिल करिएगा। अगर नहीं पता है क्या है, डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, एनसीईआरटी आरआई बीएड चेक करिए, अगर आपका एडमिशन होता है दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू डू बीएड, ठीक है। श्योर, थैंक यू सो मच। तो मैं दिल्ली से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम पटना, पर मैं अपना डीयू से पढ़ने के लिए ही आई थी। हाँ तो ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी आरआई जाइए, इसके बाद ठीक ठीक हो गया। दिल्ली जितना खुदाई करनी थी, जितना एक्सप्लोर करना था कर लिए। आप एनसीईआरटी आरआई को प्रायोरिटी में रखिए, पेपर दीजिए, पूरा कोशिश करिए कि उसमें हो। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू परस्यू बीएड। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गरिमा। यस, राम भवन, यस प्लीज। सर मेरा COQP 04 है सर, तो 148 मार्क्स आ रहे हैं सर। जी जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, आपका कैटेगरी क्या है? OBC सर। ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, प्रोबेबिलिटी है, पार्टिसिपेट करिए। आपका सर वीडियो देखा था 2025 वाले कट ऑफ का, तो सर उसमें कट ऑफ 122 गया था फर्स्ट वाले में। देखो सेकंड वाले में देखिए राम भवन, सुनिए, एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो इग्नोर करिएगा। जब कोई बच्चा डेली बाइट से प्रिपरेशन के लिए आता है तो कुछ बातें मैं जो बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैंने किसी बच्चे को जामिया के लिए कोई कंटेंट दिया है या पढ़ाया है, तो श्योर शॉट उसका जामिया वाला मेरा कंटेंट, जो डेली बाइट पर वो जामिया कंटेंट लेगा, उससे उसका परफॉर्मेंस श्योर शॉट इंप्रूव होगा, श्योर शॉट पेपर में बेटर परफॉर्म करेगा वो। कोई बच्चा आईपी का पेपर दे रहा है, वो सिर्फ आईपी में जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, जो डेली बाइट्स ने टीचिंग एप्टीट्यूड में करा रखा है, मैम ने जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में करा रखा है, वो सिर्फ उतना कर ले, इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। एनसीईआरटी आरआई में भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही कोई बात मेरे से सीयूईटी में पूछेगा ना, तो देखो कि जो वीडियो में कोर्स के बारे में डिटेल दिया जाता है, वहाँ पर भी मैं ये बात बोलता हूँ कि ये सारा कुछ पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से पेपर में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ये बात सीयूईटी में लागू नहीं होती है। इसलिए नहीं कि खराब पढ़ा रहा हूँ या खराब समझा रहा हूँ। सीयूईटी का जो पेपर है ना, वो हर साल चेंज होते रहता है। हर साल का पैटर्न देखोगे ना, तो मतलब जो लेवल है, खास करके COQP 04 के पेपर में देखोगे, 2025 में जो पेपर इन्होंने पूछा था उसका 2026 के पेपर से कोई समन्वय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो 2024 में कोई पेपर हुआ था तो उसका 2025 वाले से कोई लेना देना नहीं है। 2025 के पेपर में देखोगे घुस के इन लोगों ने कॉमर्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रखा है। 2023 वाले में देखोगे पॉलिटी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही तुमको 2026 वाले में दिखाई देगा कि अच्छा, इस बार इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का क्वेश्चन उतना नहीं है जितना पिछली बार था।
ठीक है। तो इसीलिए जो मेरे टाइप के एजुकेटर है ना, वो आपको पहले ही बोल देंगे कि बेटा कोई गारंटी नहीं है इसमें, क्योंकि कितना पूछेंगे क्या पूछेंगे कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो पूरी बात का सार ये है, जब पेपर का गारंटी नहीं है तो कट ऑफ का भी गारंटी नहीं है। तो पिछले साल के कट ऑफ के बेसिस पर इस साल के कट ऑफ इवेल्युएट मत करिए, क्योंकि पेपर में बहुत पैटर्न में चेंज है। जैसे जो लैंग्वेज के बच्चे हैं, लैंग्वेज के पेपर में पहले क्या होता था कि 25 इंग्लिश के क्वेश्चन एक साथ रहता था, 25 हिंदी का एक साथ रहता था, 25 संस्कृत का एक साथ रहता था। इस बार इन्होंने सबको मिक्स कर दिया। पता है, सिर्फ मिक्स कर देने से कई ऐसे बच्चे हैं 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट का एक मोड रहता है। तो सीयूईटी के पेपर में ये सब कलाकारी होती है। तो जब होता है ना, तो कट ऑफ को लेकर भी आप सभी लोग पिछले ईयर के बेसिस पर इवैल्यूएट नहीं करेंगे खुद को। जैसे कि इस बार मैथ्स में शायद टॉपर का कट ऑफ गया है 201 नंबर पाया है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 201 है शायद, 201 नंबर है। पिछली बार पता है कितना है? वो लड़का दिल्ली बाइट से ही था, 267 मार्क्स थे कट ऑफ। क्योंकि पिछले साल के और इस साल के पेपर के लेवल में अंतर है। और इस बात को समझाने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सीयूईटी की वेबसाइट पर डायरेक्टली लाइव दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको बात ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आए। जैसे ठीक है, मैं आप लोगों को ठीक है, इसमें नीचे जो है इन लोगों ने दे रखा है 07 का भी कट ऑफ। यहाँ देखोगे जो कैंडिडेट मेघा शर्मा टॉपर है उसके मार्क्स कितने हैं? 201 नंबर है, 201 नंबर पाइए है, 201 मार्क्स, ठीक है। ये इस साल का पेपर है जहां बच्चा 201 नंबर पाया है। एक सेकंड, ठीक है, वो इस साल का पेपर है जहां बच्चा 201 नंबर पाया है। और मैं आपको एक डेटा और दिखा दे रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, चलिए खैर, पिछले साल वाला जो 2025 वाला कट ऑफ है वो मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है, मैं ऑफिशियली आपको दिखा देता। इन मीन टाइम वो मैं दिखा दे रहा हूँ जो दिल्ली बाइट की तरफ से दिया गया था। 2025 में देखोगे क्या है, 07 में कट ऑफ कितना गया है? 2025 में देखोगे 07 में कट ऑफ जो टॉपर का गया है बच्चे का, सॉरी लिस्ट नहीं है मेरे पास, वरना चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ दूसरी तरह से आपको। देखोगे 227 नंबर पाया है टॉपर, टॉपर नहीं मतलब फर्स्ट जहां पर कट ऑफ क्लोज हुआ है, ठीक है, 2025 का। अब देखिए कि टॉपर कितना पाया था लास्ट ईयर। मैं आप लोगों को दिल्ली बाइट्स का ऑफिशियल मेल दिखा रहा हूँ, 2 दिखाना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है देख लेते हैं। मैं पहले सर्च कर दूँ फिर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इस साल मैथ का कट ऑफ कितना गया है टॉपर का? 201 नंबर। और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि पिछली बार कितना गया था टॉपर का।
ये मैंने पेपर वाली बात आप लोगों को समझाई। ये देखो, ये CUQP 07 का बच्चा है। इस बच्चे ने खुद मेरे को मेल करके इन्फॉर्म कर रखा है। आप देख लीजिए आप, और इसी से आपको डेलीवेट्स का लेवल भी समझ में आ जाएगा काम का। बच्चे ने मेरे को कई बार लिखा, मैं इसका मेल बेचारे का एंटरटेन नहीं कर पाया। ये इसके आए 267 मार्क्स, 267। ठीक है, ये टॉपर है, रैंक 1 है, लास्ट ईयर 07। इस साल कितना गया है? 201 नंबर। मैं इस बच्चे का स्कोर कार्ड भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरा अपना स्कोर कार्ड भी मेरे से शेयर किया था, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जो दिखाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है, लेकिन चलिए। ये देखिए 267 मार्क्स, B.Ed मैथमेटिक्स, CUQP 07। ये बच्चा डेलीवाइट्स का है, टॉपर, रैंक 1। ठीक है, 267। और इस बार कितना गया है? 201 नंबर। मेरे पास कंप्लीट लिस्ट नहीं है, वरना पिछले साल वाली कट ऑफ की मेरे पास लिस्ट होती तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता। मोस्ट प्रोबेबली वो भी कहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि पेपर में ऐसा क्या हुआ। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि पेपर में ऐसा क्या हुआ कि लास्ट ईयर कट ऑफ टॉपर का गया 267, टॉप जो बच्चा किया 267 पाया है, इस साल सिर्फ 201 है। इसका मतलब है कि CUET के पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। तो यूट्यूब पर कोई भी एजुकेटर अगर इस पर भी क्लेम करता है कि हमने सबसे अच्छा पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए हुए में से आया है, तो इसका मतलब अगेन तुम्हारा कटने वाला है, बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि सोचिए ना, लास्ट ईयर और इस साल के कट ऑफ में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि पेपर ना बैलेंस नहीं आता है CUET का। तो अगर डेलीबेट्स कहता है कि जामिया में, IP में, RIE में आप देखेंगे जो हमारा स्टूडेंट है बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा होगा जो कंटेंट हमने दिया है। क्यों? क्योंकि पेपर पैटर्न फिक्स है कि IP में ये 25 क्वेश्चन आएगा। कोई बच्चा IP की तैयारी 7 दिन भी ढंग से कर ले, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। RIE का तैयारी कोई 30 दिन भी ढंग से कर ले, 20 दिन भी ढंग से कर ले, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। जामिया का तैयारी कोई 1 महीना 1.5 महीना भी ढंग से कर ले, जितना डेलीबाइट्स पर कंटेंट दिया गया है उससे इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन CUET में कोई गारंटी नहीं है। लास्ट ईयर 267 था, इस साल 201 है, अगले साल हो सकता है 196 हो। ठीक है, तो CUET के पेपर को लेकर ना आप लोग थोड़ा ये सब भी समझ रखिए कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है? हाँ, पार्टिसिपेट करना है। पिछले साल के बेसिस पर एनालिसिस मत करिए, इसीलिए मैंने आपको ये शो किया है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, लास्ट ईयर के बेसिस पर एनालिसिस मत करिए। वो एनालिसिस यूट्यूब पर मेरे कंटेंट बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए ठीक है, लेकिन डेटा इवैल्यूएशन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि डेटा इवैल्यूएशन 2025 और 26 का तो तब सेम पैटर्न पर रहेगा जब पेपर का लेवल भी मोर और लेस सेम रहे। जब नहीं सेम है तो बात ही खत्म। ठीक है राजभर जी, क्लियर है बात? थैंक यू सर। ठीक है, तो बस पार्टिसिपेट करिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, देन आई विल कम टू राजू। सर अभी NCERT का फॉर्म नहीं आया ना? आएगा तो डेलीबेट्स पर फॉर्म फिलिंग का पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके, देन आई विल कम टू यास्मीन, देन नीतू। जी यास्मीन। सर मेरा CUQP 075 आया, तो JMI में चांसेस है? अरे जामिया का क्या लेना देना है 03 से भाई? सर कोई यूनिवर्सिटी के चांसेस? आप देर से ज्वाइन किए हैं? नहीं सर। शुरू से हैं? जी सर। कितने बजे ज्वाइन किया था आपने? जी सर। कितने बजे ज्वाइन किया था आपने? सर मैंने तो टाइम पे करा था, 1:30 पे। अच्छा, तो अभी जामिया से रिलेटेड किसी और ने भी ये प्रश्न पूछा था ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी विराज। सर आई बिलीव ये सेक ही है, दूसरी आईडी से आएगी सर, परेशान कर रही है जानबूझ के, मतलब आई फील सो। अच्छा ठीक है विराज, थैंक यू। देखिए यास्मीन, देखो यार, अरे जामिया का पेपर ही टोटल अलग होता है। कोई बच्चा कहे CUET का पेपर दे रखे हैं सर, मेरा IP में क्या होगा, या मेरा जो है CUET का पेपर दे रखे हैं सर, मेरा RI में क्या होगा, और इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप भी यार, मतलब प्लीज़ आप लोग, मतलब थोड़ा सा, आप कह रहे हैं शुरू से ज्वाइन है, मतलब क्या गजब लोग हैं यार। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके लिए कोई चीज़ यहाँ पर कराया जा रहा है आप लोगों के लिए। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना, घंटे 1.5 घंटे से बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा क्या मिल रहा है मुझे करने से? ठीक है, थोड़ा मतलब प्लीज़ चेक कर लो यार। मतलब शुरुआत में बोल रहे हैं कि पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया डेलीबेट्स की यूट्यूब पर, एक बार कोई जामिया का प्लेलिस्ट देख लेगा, समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, हाँ नीतू कुमारी।
ओके, राज राम भवन, डाउट क्लियर है? ठीक है सर मेरा हाँ, मैं यस रह प्लीज गया राज, हाँ सर बताइए। मेरे हम्म सर मैं इस चीज को लेके काफी परेशान हूँ सर। बोलिए सॉरी, बोलिए। मैं एक बार आपको मैसेज किया था, उस फिर बार पूछ रहा हूँ मैं आपसे बार नहीं बार। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रहा था सर, सर उसमें जो डोमिसाइल मैंने भर दिया था उसमें दिल्ली हो गया था, जबकि मैं हूँ यूपी का, तो इससे फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है क्या? अगर होता है तो क्या मैं यूपी बीएड का भी फॉर्म आ रहा है, जैसे आरआई वाला भी मैं कर रहा हूँ डोमिसाइल से कोई दिक्कत नहीं और होगा। यूपी बीएड का भी। डोमिसाइल आपने कहाँ भरा है? अच्छा हाँ ड्यू के फॉर्म में कह रहे हैं? सर, वो मैंने सर ये जो सीयूईटी का फॉर्म भरा था इसमें मैंने डोमिसाइल कोई जो लेना देना ही साइबर नहीं है, कभी कैपिटल पूछा भी नहीं बीएससी जाएगा, में डजेंट मैटर, कोई लेना देना नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, कभी कभी पूछा नहीं जाएगा, अच्छा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक डोमिसाइल से ओके। कोई मतलब ही नहीं है। ये डोमिसाइल डोमिसाइल वाला तब लागू होता है जहाँ पर उस हिसाब से एडमिशन होता है। ठीक है, देखिए, देखो क्लास, जानते हो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सबसे पहली बात तो मैं विराज को थैंक यू कहूँगा कि एटलीस्ट उसने ये इनिशिएटिव लिया कि हाँ वो बोले कि सर जो है सेम कैंडिडेट है, उस तरह से पूछ रही है। थैंक यू विराज फॉर दैट। क्योंकि देखो मतलब लोग इनिशिएटिव लेते नहीं हैं कि कहीं कोई कुछ इस तरह से कर रहा है। देखो मैं सेशन को होस्ट कर रहा हूँ तो मैं कई बार मतलब ध्यान नहीं, या फिर कई चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। देखिए ये सब नहीं करना चाहिए। जब आपसे मतलब गजब वाले मतलब बेवकूफ़ लद्दड़ लोग होते हैं। अबे बोला जा रहा है जामिया का देख के आओ, तो मैं कौन सा बोझा ढोने के लिए कह रहा हूँ सर पर? अबे किसके लिए कह रहा हूँ भाई? तू अपने लिए देखेगा। ठीक है, जाके जामिया का देख भाई एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है। सर 4 जून को पेपर भी है तो भी मेरा 03 से क्या होगा? अबे 4 जून को पेपर है जामिया का, उसका 03 से क्या लेना देना है? ठीक है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू। पूरा सेशन ही उसी पर चल रहा है। अरे हम शुरू से ज्वाइंट हैं। मतलब देखो यार, मतलब हमारे जैसे लोगों को अगर आप झूठ बोल के आउटस्मार्ट करोगे, ये तुम आउटस्मार्ट बस इसलिए कर पाते हो क्योंकि हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अदरवाइज हमारे पास पूरे डेडिकेटेड लोग बैठे हैं, एक मिनट में एक बच्चे को फिल्टर कर दिया जाएगा कि जो है कि आप क्या चीज़ कह रहे हो नहीं कह रहे हो। ठीक है, ये ओपन सेशन इतना ओपन क्यों रखा जाता है? डेली बाइट्स मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि यू विल फाइंड द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ सीधा एक डायरेक्ट लिंक आता है आपके पास गूगल मीट का। कुछ डिटेल नहीं लिया गया है, सीधा बच्चा ज्वाइन है। और कब कौन सा बच्चा मेरे से क्या पूछ दे मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस है अपने नॉलेज पर कि वो बच्चा जितना भी कुछ पूछेगा उसको मैं सेटिस्फैक्टरी वे में उसका उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, लोग बड़ा बड़ा यूट्यूब पर आके समझा रहे होंगे क्योंकि वहां पर तुम डायरेक्टली पूछ नहीं सकते उनसे, वो तो वो बता रहे हैं जो उनको पता है। बात समझिए, वो बता रहे हैं जो उनको पता है। तो रियल टेस्टिंग कब होगी? जब क्रॉस क्वेश्चन होगा, जब सामने से क्रॉस फायरिंग होगा, तब पता चलेगा तुम्हारा बंदूक कितना सही चल रहा है, कितने बड़े तुम निशानची हो। ठीक है, तो यहाँ जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट लिंक आता है। आप देखा करिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, जिन व्हाट्सएप ग्रुप से आप यहाँ पर ज्वाइन किए हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसमें हर ग्रुप में 2-2 हज़ार बच्चे हैं। तो मुझे उसमें से 10 गाली देने वाले भी होंगे, 10 तारीफ करने वाले भी होंगे। और हाँ, डेली बाइट्स के कंटेंट में, कोर्सेज में कहीं पर कुछ दिक्कत रहता है तो मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आप आगे मुझे बताइए, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए भी देखूंगा क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ लोग होता है यहाँ आके हमको नहीं बताएंगे, 10 जगह जाके गा रहे होंगे, अरे इम्प्रूव मुझे करना है, मुझे बताओ। ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ चेंज करना है। तो जो करने योग्य होगा उसको किया भी जाता है। लेकिन अब है क्या कि मतलब लोग खुद ही अपना कटवाते हैं। ठीक है, वो 4 ऐसी बातें पूछेंगे, तुमको नहीं पता है, कोई अगला कोई कोर्स पकड़ा देगा कि ये कर लीजिए। ठीक है, आप देखो, हम लोग डेली बाइट्स जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है जो तैयारी कराता है। उसका फाउंडर तुमको सामने से क्या कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं जो CUET में पढ़ा रहे हैं पेपर में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो सोचो बच्चे का कॉन्फिडेंस इस बात से हिल सकता है, अरे ये तो कह रहे हैं इनके कोर्स से कोई गारंटी नहीं है। और अगला क्या कह रहा है, हम तो 1000 रुपये में दे रहे हैं, हमारे में से गारंटी आएगा। अबे खुद कॉमन सेंस यूज़ करो यार। ऐसा क्या हुआ पेपर में कि इस साल 267, लास्ट ईयर 267 कट ऑफ था, इस साल 201 है? ऐसा क्या हुआ होगा पेपर में? साइंस में लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस साल देखो कि टॉपर का नंबर कम है। क्या पिछले साल के टॉपर और इस साल के टॉपर में बौद्धिक क्षमता में कुछ बहुत फ़र्क है क्या? नहीं, पेपर के लेवल में बहुत फ़र्क है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें पिछले साल दी गई थी इस साल से काफ़ी डिफरेंट है। तो कोई बच्चा मेरे पास 2027 की तैयारी के लिए आता है और जब मेरे से CUET का पूछेगा तो मैं क्या कहता हूँ, देखो भाई हम तुमको पढ़ा देंगे, तुम्हारा माइंड सही डायरेक्शन में फोकस्ड कर देंगे कि तुम तैयारी करो, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। पता नहीं यार, CUET में कुछ भी पूछ दें। अभी जैसे नीतू ही बता रही थी कि जो है उसके 165 बन रहे थे और 155 या 53 कितना उसको मिला है।
अब यार, अब आप सोच के देखिए ना, अब इससे तो कट ऑफ का जो उसका तो हिसाब किताब डिस्टर्ब हो गया ना भाई। वो 12-15 नंबर उसके लिए मैटर कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो हकीकत ये है, लेकिन अब मतलब अब मैंने बोला कि आप इग्नोर करिए भाई, आपको वोट देते समय सोचना चाहिए। ये बात चाहे मैं जोकिंगली कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए सब चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है, वरना बात तो सही है। एक छोटा सा प्रश्न आप लोग खुद से सोच के देखिए, CUET वालों ने आंसर की दिया, इन्होंने बताया कि ये आंसर की है। हाँ, तो फाइनल आंसर की क्या है, उसके बाद कितना आंसर की बन रहा है, एक बार ये कौन बताएगा हमको भाई। CUET वालों से मेरा ये कहना है, तुम रिजल्ट एक हफ्ता लेट देते, लेकिन ये तो बताते कि जो बच्चों ने क्लेम किया है, किस क्लेम को आप सही माने हो, किस क्लेम को आपने रिजेक्ट किया, और फाइनल आपके हिसाब से आंसर की क्या है, ठीक है, बता देते, उसके बाद मार्क्स देते, किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहता, ठीक है। और इन ऑर्गेनाइजेशंस का दिन भर बैठ के यही काम है, पेपर करवाना। और अभी हम लोगों के मॉक में 2 क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, बच्चा 200 हमको गाली देगा, ठीक है। और वो सोचो ये CUET वाले हैं, लाखों रुपए फीस लिया जा रहा है, यही काम है एग्जाम कराना, इसी के बेसिस पर एंट्रेंस देना है बच्चे को, और 10-10, 15-15 मार्क्स का गैप आ रहा है। गैप आप लोगों को पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम किसी क्वेश्चन को सही मान रही थी, बाद में इन्होंने कहा ना, आंसर की चेंज। बाद में इनको लगा कि अच्छा नहीं ये गलत था, और उन्होंने, मान लो तुमने किसी चीज़ को सही मार्क किया था, उन्होंने उसको गलत घोषित कर दिया। ये जो मार्क्स में फ्लक्चुएशन है ना, वो इसी कारण से आ रहा है। अब देखो नीतू है क्या, किसी का नंबर घटा है तो वो शिकायत कर रहा है, जिनका बढ़ा है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि अच्छा हमारा तो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यार बात बढ़ा है घटा है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि हमारे मार्क्स को ठीक तरीके से अगर इवेलुएट नहीं किया जाता है, तो हमेशा हमारे दिमाग में मतलब एक बना रहता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 165 आ रहा है, अभी उसी को 10 नंबर ज़्यादा दे दिया जाए तो उसके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। उसी 10 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसका ऑलमोस्ट 1 ईयर डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या था, वो तो महज एक आंसर की है और ये वो, तो मतलब ठीक है। अभी एक अनफॉर्चुनेट बात है, वी विल नॉट गो इन दोज पॉलिटिकल डिबेट्स, बट ठीक है यार, ठीक है। अब चीज़ें सामने, प्लीज़ रेज योर हैंड, प्लीज़ रेज योर हैंड। हाँ नीतू, ठीक है, हाँ बताइए नीतू, यस प्लीज़। हाँ सर, CUET के मार्क्स पे IP यूनिवर्सिटी में हो सकता है क्या एडमिशन? देखो होता है, IP यूनिवर्सिटी है अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कराती है, उस बेसिस पर एडमिशन देती है। लेकिन IP यूनिवर्सिटी इसमें एक बात ये कहती है कि जब मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा लूँगा और अपने एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर सभी बच्चों को एडमिशन दे दूंगा, उसके बाद कहीं कुछ सीट बच गया तो उस बेसिस पर हम CUET वाले बच्चों को अलाउ करेंगे अपने एडमिशन के लिए। लेकिन हाँ, बाद में कुछ ढंग की सीटें नहीं बचती हैं। बाद में जो भी सीटें बचेंगी वो ढंग के कॉलेजेस में नहीं होंगी, क्योंकि जो ढंग के कॉलेजेस में हो तो IP के एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन हो जाएगा। सर, अब IP का एंट्रेंस तो स्किप हो गया, मतलब मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिएगा CUET के बेसिस पर अप्लाई करिएगा, और NCERT RI का फॉर्म फिलिंग अभी बस शुरू होने वाला है, तो उसको अप्लाई कर लीजिए। सर, NCERT RI में तो मतलब रेगुलर कट में वो दूर जाएगा ना, मुझे ड्यू से ही करना, मतलब ड्यू पास पड़ेगा मुझे। देखो नीतू, मतलब थोड़ा सा सुन के बुरा लगेगा, लेकिन तुमको NCERT RI वाले बुला भी नहीं रहे हैं, ठीक है। वो आपको बुला रहे हैं एडमिशन के लिए? नहीं सर, मतलब ये कह रही हूं कि डिस्टेंस का एक सेकंड, बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं अभी, आपको बताइए। नहीं बुला रहे हैं? नहीं सर। हाँ, तो पहले तुम ये एंश्योर करो कि हम उनका एंट्रेंस दें, एटलीस्ट वो हमको बुलाएं, फिर हम उनको बोल देंगे कि थैंक यू, आई लव्ड यू बट एज अ फ्रेंड, हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे क्योंकि मैं दिल्ली में रहूँगी। तब बोलना, जब तुमको एडमिशन दे। जब एडमिशन दे ही नहीं रहा है तो ये मत कहो कि अरे तो मेरे घर से दूर पड़ रहा है, हम तो जाएंगे। हाँ, तो बुलाई कौन सा रहा है तुमको? जब बुलाएगा तब कह देना कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बुला भी तो नहीं रहा है, ये तो देखना जरूरी है। फॉर्म फिल करिए, पेपर दीजिए। जब सेंस में नहीं बोल रही, मैंने ऐसे ही बोला था, मतलब कि अरे मैं भी आपको बस समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, बात को सही दृष्टिकोण से लीजिए। अभी गरिमा क्या कह रही थी कि सर हम 3 महीना पहले सोचे भी नहीं थे कि हम IP को मुझे सीरियसली देखना पड़ेगा। हाँ, तो नीतू तुम्हें भी पता नहीं है कि 2 महीने बाद तुमको क्या सीरियसली देखना पड़ेगा, तो पेपर दीजिए। पेपर देने में कुछ नहीं लग रहा है, पेपर दिल्ली में होगा, फॉर्म फिल करके पेपर दे लीजिए। इतना बहसी क्यों कर रहे हैं हम इस पर? फॉर्म फिल करके पेपर दे लीजिए, जब एडमिशन होगा तो मत लेना, ठीक है। देखो यार, सिंपल सा एक लॉन्ग टर्म बात बताएं, करियर में जो लोग भी अच्छा कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ना, उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि करियर में क्या करना है। वो लोग बस डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो डिसीजंस का कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि यार ये डिसीजन सेट बैठ रहा है या इसमें मेरा कुछ लॉस नहीं है। जैसे एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरने में मेरा कोई लॉस नहीं है तो मैं भर दूंगा।
जैसे जब मैंने पहली बार नेट जेआरएफ पास किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि नेट जेआरएफ क्या होता है। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, हमको पता चला कोई नेट जेआरएफ होता है जिसमें फेलोशिप मिलता है, ये मिलता है, किसी ने चूरन दे दिया, हमको लगा चलो पेपर दे देते हैं, और पेपर दे दिया और टचवुड फर्स्ट टाइम में निकल भी गया। नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गए फर्स्ट टाइम में। क्वालिफाई करने के बाद समझ में आया कि हुआ क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं ग्रेजुएशन में था और अगर ग्रेजुएशन में रहते ही मैं किसी बैंक में क्लर्क भी बन जाता या कचहरी में मैं बाबू भी बन जाता कहीं, तो मुझे लगता वाह मैं राजा हूं, मेरे चॉइस का मुझे नौकरी मिल गया। लेकिन होता क्या है कि फिर मान लो उस समय नहीं मिला मुझे, तो बाद में मैंने फिल किया, बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हुआ, तो फिर प्रायोरिटी भी चेंज हो गई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड वेड कर रहा था, उस समय मेरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रिजल्ट आया 2019 में, तो हमको लगा अबे यार इससे बढ़िया तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं बाद में टीचर उचर बन जाऊंगा, समझ रहे हो। तो बाद में मेरा फिर तब तक लॉकडाउन लग गया, बीच में एक सेमेस्टर मैंने 1 साल पढ़ाई किया, फिर बीच में जो है 8 महीने पढ़ाई नहीं हुई लॉकडाउन के कारण। तो उससे मुझे एडवांटेज ये मिला कि घर से मैं थोड़ा प्रिपेयर कर पाया। फिर मैं डेली बाइट्स पे काम करने लगा। फिर मुझे लगा कि अरे यार ये गवर्नमेंट जॉब यार बैक यार ये कौन करेगा, इससे बड़े तो डेली बाइट्स पर काम करो। गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो हमको तो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब विचार इसलिए नहीं आ रहा है कि हम लोग कोई बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत दूरदर्शी हैं, बस जो आगे है उसमें बेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे मान लो एमए में एडमिशन लिया तो मैं ये नहीं पूछता हूँ नेट जेआरएफ से क्या होगा, इसका एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अबे पेपर दे के देख ले भाई, एलिजिबल है तो दे के देख लिया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। फिर मान लो बीएड कर रहे थे, नहीं हमको तो गवर्नमेंट जॉब लेना ही नहीं है। अरे भाई तू पेपर दे के देख ले, लेना है कि नहीं लेना है। पेपर देने में, एग्जाम क्वालिफाई करने में ही मेरा 1.5 से 2 साल खर्च हो गया। तो उस 1.5 से 2 साल के खर्च होने में क्या हुआ कि मैं डेली बाइट्स को इतना आगे लेके चला गया कि अब वहाँ से कोई रिटर्निंग बैक नहीं था। तो फिर हमको लगा अरे यार हम कहाँ जो है, क्योंकि केवीएस केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है ना, नया पोस्टिंग पैन इंडिया मिलता है। पैन इंडिया मिलने का मतलब ये है कि तुमको जम्मू कश्मीर भेज देंगे, कर्नाटक भेज देंगे। तो हमको लगा कि अबे ये हमको 45-50 हज़ार रुपये देंगे प्राइमरी के टीचर के लिए, 55 हज़ार रुपये तक देंगे टीजीटी लेवल पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, बीएड वाले उस समय प्राइमरी में एलिजिबल थे, ठीक है। नहीं तो कल को कोई आ जाए तो कह रहा था बीएड है और कैसे ये कह रहे हैं कि जो है, तब बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होते थे। तो मुझे लगा कि अरे यार कि अबे यार ये तो मेरे को जो है करना ही नहीं है। और ये तुरंत में एहसास नहीं हुआ, मतलब मेरे आगे 2 चीज़ें थी, डेली बाइट्स और अपना गवर्नमेंट जॉब जो था। तो मैं दोनों पे काम कर रहा था, मतलब कहने का मतलब है डेली बाइट्स पे काम कर रहे हैं और उसका तैयारी वारी करके दे रखे थे। तो क्वालिफाई करने में, गवर्नमेंट जॉब में फाइनल रिक्रूटमेंट होने में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भी 1.5 साल लग जाता है। फॉर्म निकलेगा, फाइनल रिक्रूटमेंट और दुनिया भर का ताम झाम, ठीक है। तो 1.5 साल, उस 1.5 साल में तब तक हम डेली बाइट्स से बहुत आगे बढ़ गए। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आई लव्ड केवीएस बट एज अ फ्रेंड आई रिजेक्ट यू, ठीक है। तब ये कॉन्फिडेंस आया, डे 1 से नहीं। देखो जो लोग जो यूट्यूब पर आगे कोई बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को समझा रहे होते हैं ना, उनका हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए। उनके हिस्ट्री के बारे में लोगों को ठीक से आइडिया नहीं रहता है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। तो जब आप ऊपर ऊपर देखोगे तो जो है आपको जो है तो आपको जो है मतलब ना, मतलब एक्चुअल पिक्चर का आपको एहसास नहीं होगा, ठीक है। लोगों को तब एक्चुअल, मतलब जब आप ऊपर ऊपर देखोगे तो जब आप प्रॉब्लम को रियल सेंस में देखते हो ना, तो तुमको कॉन्फिडेंस आता है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, प्राइवेट जॉब अच्छा है। डिपेंड करता है कितना पे मिल रहा है। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में 40 हज़ार मिल रहा है और प्राइवेट वाला मुझे 4 लाख दे रहा है तो मैं 4 लाख पर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 साल भी कर लिया वहाँ पर तो मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 1 साल में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लूँगा, उतने में मैं अच्छा खासा बिजनेस कर लूँगा। मेरा तो उस पर अलग विचार है। तो देखो ये नहीं है कि वो बेटर है कि ये बेटर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ज़िंदगी में ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर लगना कुछ नहीं है और ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर द ऑप्शन। जैसे अभी गरिमा कह रही थी कि सर मेरा आईपी का पेपर है और ये वो, हो सकता है जिस दिन वो आईपी का फॉर्म फिल कर रही हो तो जानते हो क्या सोच रही होगी, 2500 रुपये दे के फिल करना भी जरूरी है क्या? 2500 रुपये क्यों खर्च करें, 2500 रुपीज़ उसको तो क्यों? गरिमा लग रहा था कि नहीं? एग्जैक्टली 100%। मेरे को लग रहा था डीयू और मतलब जामिया बेटर है, आईपी वो भी प्राइवेट टाइप का आएगा और उतनी रेप्यूटेड भी नहीं, और 2500 भी लग रहे हैं, कितना एक्सपेंसिव है। अगर हो भी जाता है तो फीस भी इतनी ज्यादा है, तो क्यों ही करूं। बट लकीली कर लिया और शायद वही लिखा था, तो आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो। देखो बात ये नहीं वही लिखा था, बात ये होता है
इसका उत्तर एआई गूगल ये सब नहीं देगा, उसका उत्तर मेरे जैसे लोग देंगे। तभी कई बार ना किसी कोच और गाइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बातें तो मैं लोगों को 6 महीने पहले से कह रहा हूँ, 8 महीने पहले से कह रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा हाथ जलने लगा तो तुमको समझ में आया कि अरे ठीक है कि अच्छा ये तो कर लेना चाहिए। तो देखो यार, पता था ज़िंदगी में कोई कहीं कुछ बड़ा कर रहा है ना, तो उसके और आप लोगों में बस इतना ही फ़र्क है कि वो एक्सप्लोर कर रहा है जहाँ कुछ नहीं लग रहा है। क्योंकि गरिमा, उस दिन तुम अगर 2500 रुपये का मुंह देखी होती ना, तुम्हारा 1 साल और लैप्स हो गया होता। ठीक है, थैंकफुली तुमने उस दिन 2500 रुपये का मुंह नहीं देखा, क्योंकि आईपी का फॉर्म फिलिंग महंगा है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑप्शंस हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो बैठे बैठे एक्सप्लोर हो सकता है ना, प्लीज़ आप सभी लोग एक्सप्लोर किया करिए। ये बात सिर्फ मैं बीएड को लेकर नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, करियर में, जॉब में, फ्यूचर में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए समझिए कि यही अप्रोच होना चाहिए ज़िंदगी को लेकर। और कल को देखो होता क्या है कि फिर भी मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होंगे कुछ लोगों को। कुछ यहाँ लड़कियाँ हो सकती हैं, लड़के थोड़ा कम होंगे इस मसले में। नहीं सर, मेरे घर वाले तो जाने ही नहीं देंगे बाहर दूर पढ़ने के लिए। देखो यार, तुम्हारे घर वाले इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आज तक तुमने भी कुछ बहुत बड़ा बड़ा सिलेक्शन करके उन लोगों को दिखाया नहीं है। जब रिजल्ट्स आते हैं ना फेवर में और सिलेक्शन होता है तो लोगों का विचार भी बदलता है। ठीक है, मेरे घर वाले भी इतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे उन्होंने कह दिया कि अरे तुम गवर्नमेंट जॉब के चक्कर छोड़ के क्यों ये सब कर रहे हो। अरे 1.5-2 साल में इतना इधर परफॉर्म कर दिए कि उनको लगने लगा कि अरे यार ये तो कुछ अच्छा कर रहा है, तो छोड़ रहे थे तो छोड़ने दिए वो चीज़, अगर अदरवाइज नहीं करने देते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं और मेरे जितने भी बाकी के सारे कजन्स हैं, सब ने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। सब क्लास 1 हैं, सब गेजेटेड ऑफिसर हैं, 2 सिविल सर्वेंट है, सगा बड़ा भाई सिविल सर्वेंट है। तो उस फैमिली में जानते हो क्या होता है, बचपन से समझाया जाता है, मतलब उस हिसाब से हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी कि तैयारी, गवर्नमेंट जॉब, फलाना ढिकाना, यही बेस्ट है। तो जब तक मेरा गवर्नमेंट जॉब वाले में सब डिले हो रहा था तो मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा था कि अच्छा अभी फॉर्म फिल किए हैं, रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। तब तक मैं और सारे बटन्स जो घर बैठे बैठे हो सकता था एक्सप्लोर कर रहा था। तो बाद में कुछ और ऊंची चीज मिल गई, ठीक है, वो इंप्रूवमेंट वहां से आता है। आज मैं 5 साल पहले तक मैं अपने प्रोफाइल में सिर्फ लिखा रहता था कि फाउंडर दिल्ली बाइट्स एजुकेशन, अब लिखा रहता दिल्ली बाइट्स एजुकेशन, दिल्ली बाइट्स टावर। ठीक है, आप इफ यू पीपल डोंट नो तो आई ऑल्सो ओन अ कंप्लीट टावर ऑफ 5 फ्लोर। ठीक है, तो वो डे 1 से नहीं है। देखिए वो लोग बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो करियर में कभी भी जो लोग भी अच्छा कर रहे होते हैं ना, वो उनके तरीकों में बहुत मामूली फर्क होता है, उसी काम को बस थोड़ा सा ट्विक कर दिया जाता है। पहले भी दूरदर्शन पर और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर आधा 1-1 घंटे का इंटरव्यू आता था, नेताओं का, सेलिब्रिटी का, पॉलिटिशियंस का। पहले उसको कहते थे इंटरव्यू। अब यूट्यूब पर 2 लोग माइक लेकर बैठ जाते हैं तो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट। और उस पॉडकास्ट पर व्यू और इंपैक्ट देखोगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों? उसी इंटरव्यू को बस थोड़ा सा पॉलिश कर दिया गया तो पॉडकास्ट हो गया। तो देखिए ना, जब कुछ लोग बेटर कर रहे होते हैं ना, तो कुछ वही मामूली से छोटा सा चीज होता है, बस उसको ट्विक कर देते हैं, मतलब कुछ उसमें एक्स्ट्रा स्मार्ट लगा देते हैं। स्मार्ट स्टेप का मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे कान ऐसे पकड़ना है तो वेल आई एम सो स्मार्ट, आई एम रजनीकांत, तो मैं कान ऐसे पकड़ूंगा। नहीं, मैं कान ऐसे पकड़ूंगा। अबे कान पकड़ने के बारे में बात हो रही है, प्रथम दृष्टया आप ऐसे ही पकड़िए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ही जो है स्मार्ट वर्क मतलब होती हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ज्ञान मिलेगा। खैर, हाँ, यस गरिमा। Yes, so आपकी सब वीडियो में एक दो बारी में देखा था कि there are just a number of colleges 22 जो एक्चुअली में अच्छे हैं, जिन्हें हमें अप्रोच करना चाहिए। तो आप क्या उसका थोड़ा सा स्कोर ब्रैकेट बता सकते हैं कि सेफ है? देखो गरिमा, मतलब आउट ऑफ 100 तुम 70+ क्वेश्चन सही करो और तुम्हारा आईपी यूनिवर्सिटी में SCRT में एडमिशन हो जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और SCRT दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इन सबसे ज़्यादा बेहतर कॉलेज है। आईपी यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है SCRT। बस SCRT का फीस थोड़ा ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी 60,000 रुपीज़ फीस है।
लेकिन SCERT इज़ फार 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 बेटर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सर लोग DU के लिए क्यों एस्पायर करते हैं? हाँ, क्योंकि DU में फ़ीस 6,000 रुपये 7,000 रुपये है और SCERT में फ़ीस 60,000 रुपये, दिल्ली में रहने का अलग खर्चा है। तो जितना भी तुम SCERT में BEd करोगी उतना तो एक बच्चे का दिल्ली में रहने में लग जाएगा, तो डबल खर्चा हो जा रहा है, मतलब देखा जाए तो इसलिए लोग जो है DU को प्रायोरिटी कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉपुलर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फीस 6 से 7,000 रुपये है, उसी काम के लिए SCERT में फीस 60 से 70,000 रुपये है, लेकिन SCERT IP यूनिवर्सिटी का फार बेटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, प्लेसमेंट के मसले में भी, प्राइवेट जॉब के मसले में भी एंड कॉलेज इन्वायरमेंट के मसले में भी। ठीक है, तो आप 70+ क्वेश्चन सही करिए IP BEd में, आपका हो जाएगा SCERT में, एंड दैट विल गिव यू फार बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं, शुद्ध सरकारी है। तो शुद्ध सरकारी के साथ एक डिसएडवांटेज क्या रहता है कि प्लेसमेंट सेल वाले इतना एक्टिव नहीं रहते हैं उनके यहाँ। ठीक है, उनको घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और IP भी गवर्नमेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कई एलिमेंट्स हैं जो प्राइवेट डोमेन में काम कर रहे होते हैं, तो उसका प्लेसमेंट सेल वगैरह बेटर देखने के लिए मिलता है आपको। ठीक है गरिमा, तो 70+ क्वेश्चन सही करिए और 65+ भी रहेगा तो थर्ड कट ऑफ तक आपका SCERT में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ठीक है, बताइए। हाँ, बट जैसे मैं मॉक वगैरह भी लिया है मैंने, मैं कर रही हूँ, तो मेरे को ना GK और थोड़ा सा रीजनिंग वाले में प्रॉब्लम हो रही थी। तो रीजनिंग वाला जो लॉजिकल है वो मैं कर ले रही हूँ, पर उसमें ना मैथ्स के भी क्वेश्चन है, तो मुझे बस ये पूछना था कि मैथ्स भी आता है क्या उसमें? हाँ, 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाता है, बट दोज आर एप्टीट्यूड क्वेश्चन, उनको मैथ कहना थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, तो उतना प्रैक्टिस करिए। और रही बात जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की, तो प्लीज़ आपकी प्रैक्टिस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पर ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जनरल अवेयरनेस। जब भी टाइम देने की बात आएगी तो मेंटल एबिलिटी पर दीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगी। दो जनरल अवेयरनेस मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन उसको पढ़ के परफॉर्म करना डिफिकल्ट है। ठीक है, रीजन सिंपल सा है, जनरल अवेयरनेस में एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में प्रैक्टिस करके जाओगी तो जो टॉपिक तुम प्रैक्टिस करोगी उससे एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। नहीं, मेरे को वही था, जैसे ना एवरेज या रेशियो प्रोपोर्शन ये सब है, तो मेरा मैथ से काफी टाइम से वो हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो मैं वही सोच रही थी कि लॉजिकल वाला जो है डायरेक्शन या अदर टॉपिक्स है, तो उसमें हम देखो गरिमा, तो इसका उपाय ये है कि जितने भी इस तरह के मैथ वाले टॉपिक हैं उनको नोट कर लो। तो मान लो गिनती के 7 टॉपिक ऐसे तुमको देखने के लिए मिले, ठीक है, एक काम जो कर सकती हो, उस 7 में से कम 4 टॉपिक तो ऐसा होगा जो पढ़ सकती हो। कम से कम इसी माने सीख लो कि रेशियो प्रपोर्शन क्या है, एवरेज क्या है। हाँ, तो उसमें से बस वो 7 में तुम 4 एक्स्ट्रा कर लो, 7 मत करो, 4 कर लोगी तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, थैंक यू गरिमा। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, डेली बाइट्स पर ना एक ऐसी जॉब रेडी स्किल का सेशन चलता है। तो जो बातें मैं आप लोगों को भी करियर में डिसीजन लेने वगैरह को लेकर समझा रहा था, तो ये बातें ना जॉब रेडी स्किल में बहुत डिटेल में डिस्कस होती हैं, घंटों घंटों इसी पर बात हो रहा होता है, जॉब पर, पैसा कमाने पर और इन सारी चीज़ों पर, कैसे करियर में प्रोफेशनल अटायर अपना बेटर करना है। पता है 90% बच्चों को क्या लगता है कि हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने बैठे हैं, हमको क्या सीखने की ज़रूरत है। और वो जाते हैं, उनको क्या लगता है, उनको लगता है अरे ये लोग तो कमाने का तरीका बना लिए हैं और फलाना ढिकाना। वो ज़िंदगी भर ऐसे ही सोचते रहते हैं। और अगेन कोई एक नॉर्मल एवरेज बच्चा, आपका कोई एवरेज बैचमेट होगा जो मेरे साथ वहाँ रेगुलर चीज़ें सीख रहा होगा, वो तुम देखोगे तुमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर देगा, आउट परफॉर्म कर देगा तुमको। कैसे? सिर्फ उसने अपने पढ़ाई के साथ थोड़ा सा और पॉलिश कर दिया। ये जो करियर में, जॉब में जो डिसीजन लेनी बात, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इन सब पर जो है वो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया वहाँ जाके, तो होगा क्या ना, उसी छोटे से एग्जाम में वो तुमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर बड़ा, आपसे अंडरस्टैंडिंग को लेकर उसका बड़ा फर्क है। जैसे कि यहाँ बीएड में एडमिशन लेने के लिए तुम देखोगे 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी में 4 अलग अलग क्राइटेरिया है, कहीं पर तुम्हारा हो रहा है, कहीं पर तुम्हारा नहीं हो रहा है, और तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ एलिजिबिलिटी पेपर का फॉर्म फिल करने में ही गच्चा खा जा रहे हो आप। सोचो गवर्नमेंट जॉब में कितना ज़्यादा होता है, ये सब गवर्नमेंट जॉब में और ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि इस पे जिसका समझ है वो ऑटोमेटिक आउट परफॉर्म करने लगेगा, तुमको लगेगा तुम्हारे साथ वाले का अरे ऐसे कैसे हो गया, हाँ बस थोड़ा सा जागरूक था इसलिए हो गया। ठीक है, क्योंकि डिलीजेंट आदमी इंटेलिजेंट पर हमेशा भारी पड़ता है। डिलीजेंट का मतलब है जो हार्ड वर्किंग आदमी है, जो एक्सप्लोरर टाइप का बंदा है, वो इंटेलिजेंट आदमी पर हमेशा भारी पड़ता है।
और ऐसा नहीं है कि तुम किताबी पढ़ाई के साथ ये बातें सीखोगे, ठीक है। जॉब रेडी स्किल में सेशन में मैं केवल बच्चे से एक ही बारे में बात कर रहा होता हूँ, पैसा कमाने में, ग्रोथ में, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। अब उनको लगे अरे ये तो हमारे गुरुजी जो है, हमारे टीचर जो हमको बैठ के ये सब पढ़ाई की बातें करते थे, ये तो यहाँ पैसा कमाने के बारे में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाने फोकस करिए, कैसे अर्न कर सकते हैं। वहाँ जॉब रेडी स्किल में तो मैं ये बात कर रहा होता हूँ। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात उठता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी बचपन से मेंटल अपब्रिंगिंग इस हिसाब से कर दी गई है कि हम समाज में इस बात के लिए रेडी नहीं रहते हैं कि कोई एक टीचर थोड़ा सा मेहनत करके अगर पैसा ज़्यादा कमा रहा होगा ना तो लोगों को हजम नहीं होता है। कोई ड्रग होगा, स्मैकिया होगा, माफिया होगा, गुंडई कर रहा होगा, नेतागिरी कर रहा होगा, ठेकेदारी कर रहा होगा, समोसा चाय बेच रहा होगा, वो लाखों रुपए कमाएगा तो जायज़ है। कोई टीचर मेहनत करके कमा रहा होगा तो समाज को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना कि वो टीचर को हजम कर ले। क्यों भाई, टीचर है तो सड़क पर भिखमंगे की तरह घूमता रहेगा, इस बात पर तो कोई उसको इज्जत दे नहीं रहा है, टीचर होने के नाम पर तो कोई इज्जत दे नहीं रहा है उसको। तो इसलिए बच्चों को जॉब रेडी स्किल में कंटिन्यूअसली मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कराता हूँ और ब्रेन वॉशिंग भी करता हूँ उनका। आई वॉश देयर ब्रेन विद दिस थिंग कि कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि तुम टीचर हो तो तुमको सिर्फ तुम 30,000 रुपये डिजर्व करते हो, तुम 3 लाख भी डिजर्व करते हो, प्रोवाइडेड वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करिए और देखिए कि कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। एम्प्लॉयर तुमको 30,000 से 3 लाख नहीं देगा, तुमको अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी कि तुम्हारी वैल्यूएशन 3 लाख की लगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो जैसे कहने का मतलब है कि कहीं पर कोई ज़मीन 1 करोड़ रुपए का है और गांव में उससे दूने साइज की ज़मीन सिर्फ 10 लाख रुपए की, दोनों में जानते हो क्या फ़र्क है? वो 1 करोड़ वाली ज़मीन सही टाइम पर सही जगह पर मौजूद है, ठीक है। ऐसे ही करियर को भी लेकर है, ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं है, वो सही टाइम पर सही जगह पर है। ऐसे ही तुमको लेकर भी है, तुम भी बस तुम्हारे साथ एडवांटेज है कि तुम वॉक कर सकते हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम चल सकते हो। तुम्हारे लिए जरूरी है तुम सही टाइम पर सही जगह मौजूद रहो। कैपेबिलिटीज़ तो तुम्हारी बाद में आएंगी, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ तो तुम्हारी बाद में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये आपको, तुमको चाहे लगे तुम बहुत बड़े तेजा हो, होशियार हो, हमको समझ में आ रहा है कैसे चलता है, कैसे दुनिया चल, नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा है। ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, 5 साल पहले मेरे पास आते तो मैं नहीं समझा पाता, ठीक है। 2020 में कोई मेरे से बात करता इन बातों पर तो मैं तुमसे ज़्यादा अपने बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि माई करियर और मुझे ये ऐसे बिल्ड करना है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर, और मैं टीचर बन लूँ, ये कर लूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो मैं ऐसे सोच रहा होता, ठीक है। सोचने के तरीके में भी फ़र्क आता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब जैसे B.Ed का पेपर दे रहे हैं तो B.Ed में एडमिशन को लेकर सोच रहे हैं तो आप उन बातों पर पॉन्डर ऑन करिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और कोई आपको नहीं समझा पाएगा, आपके अगल बगल वाले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिनके जैसा बनना नहीं है उनसे एडवाइस भी मत लिया करिए, ठीक है। 30,000 कमाने वाला 3 लाख रुपए कैसे कमाना है वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइड कर पाता तो पहले खुद को गाइड करता। और ये मैं बात आपके पेरेंट्स के बारे में कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स महीने का किसी संघर्ष करके सिर्फ 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया उनके साथ बहुत अत्याचारी रही है, उनका भी टैलेंट लेवल इतना नहीं है कि वो 5 लाख कमा सके। अगर उनका टैलेंट लेवल होता तो वो चीज़ कर रहे होते। लेकिन बात जब अपने पेरेंट्स की आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना बंद कर देते हैं, हम इमोशनली सोचने लगते हैं, नहीं हमारे पेरेंट्स को ऐसे कैसे कह दिया गया। जैसे मेरे फादर हैं, अगर वो रेलवे में ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख जो भी हो, ठीक है, अगर ऐसा होता कि वो 5 लाख रुपए कमा सकते हैं तो वो क्या 1 ही लाख लेते हैं? नहीं, वो तो 5 लाख वाली जॉब पे स्विच कर लिए होते हैं, ठीक है। तो उनके टैलेंट से वो कर रहे हैं, तो अब आप अपने टैलेंट से देखिए। तो अगर आपके गार्जियन लेट से 30,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी में केवल 30,000 पे ना फंसे रहो, हाँ, तो फिर एडवाइस उनसे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको एडवाइस दे पाते हैं, नहीं बेटा हम तो बच्चे के पेरेंट्स हैं, हम क्यों गलत एडवाइस देंगे, हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अलग रहे। अब घंटा चाहते हैं हमारा बच्चा अलग रहे, वो ये तो चाहते हैं कि तुम भीड़ से अलग दिखो, लेकिन ये नहीं चाहते कि तुम भीड़ से कुछ अलग करो। तो जब तक तुम भीड़ से कुछ अलग करोगे नहीं तो तुम वो 30,000 कमा रहे हैं, तुम 25 तक पे ही फंसे रहोगे, क्योंकि सलाहकार मंडली में वो लोग बैठे हुए हैं। तो जब सलाह ऐसे बड़े लोगों, मतलब जो बेहतर लोगों से लोगे, तो देखोगे आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो तुम हमेशा इसी में फंसे रहोगे, सर कौन सा डिग्री लें, किस में ज़्यादा स्कोप है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या डेफिनेशन है स्कोप का, जैसे मेरे पास कोई करियर काउंसलिंग के लिए आता है तो जो बातें यहाँ से आपसे मैं फ्री में कर रहा हूँ, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटे के लिए उससे मैं 2,000 रुपये लेता हूँ। तो मैं पूछूंगा स्कोप का क्या मतलब है? सर स्कोप का मतलब
बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तुम सोचो स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप का तो यही मतलब है ना कि तुम ज़्यादा बेहतर अर्न कर सको। तो जानते हो सबसे बढ़िया अर्न करने का तो तरीका यही है कि घर के पास जो चौराहा है वहाँ पर चाय की टपरी लगा लो, क्योंकि चाय की टपरी में एक बात की जरूर गारंटी है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है, एकदम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, और शाम को 500-1000 रुपये बना के जरूर निकलोगे, जरूर 1000 रुपये बना के आओगे। तो इसका क्या मतलब जाके चाय की टपरी खोल लोगे क्या? नहीं, तब तुम्हारा समाज, ईगो, दुनिया भर की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तरीका बहुत है, लेकिन क्या आप वो जाके कर लोगे? पता तो तुमको भी है, लेकिन क्या तुम जाके कर लोगे? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि आप बस सुनोगे और जाओगे कि जो है जाके कर लोगे। तो स्कोप तो सबसे ज़्यादा चाय बेचने में है फिर जाके। ठीक है, जाके चाय बेचो, शाम को सबसे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उसी में। तो देखिए यार, तो बस आपको ये बात समझना है कि अगर मैं आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ कि इस तरह से सोचो कि स्कोप किस चीज़ में है। स्कोप तो सभी डिग्री और करियर में कम चाहे ज़्यादा है ही। डिग्री तुम गलत नहीं चूज कर रहे हो, उस डिग्री से तुम कितना परफॉर्म करोगे ये मैटर करता है। क्योंकि उसी आईआईटी से एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है और एक बच्चे को सिर्फ 4 लाख का पैकेज मिलता है एनुअल, साल में सिर्फ 4 लाख रुपए, और एक को 1 करोड़ मिलता है। क्योंकि कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। उसी एमबीबीएस में तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं दिन का 10 लाख रुपए कमाते हैं, समय नहीं है सुनने के लिए। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं तुम्हारा एक किडनी निकाल के बेच देंगे, आंख निकाल के बेच देंगे, लीवर निकाल के बेच देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़, आयुष्मान योजना चल रहा है उसमें किसी को फर्जी मेडिकल दिखा के पैसा बना लेंगे, ये सब करेंगे। टीचिंग में भी ऐसे ही है। कुछ टीचर्स हैं 20,000 रुपये पर संघर्ष कर रहे होते, तुमको समझाएंगे ज़िंदगी में सब करना, ट्यूशन मत पढ़ाना, ज़िंदगी में सब करना, टीचर मत बनना। हाँ, क्योंकि उनका करियर सक्सेसफुल नहीं रहा ना उससे, तो तुमको ये समझा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा। और वो आपने और आपको ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे बनेगा कि खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, किसी एक टॉप के बीएड के कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे और वो कॉलेज वाला हमको 1 लाख रुपए दिला देगा। नहीं, कॉलेज वाले तो खुद ही वहाँ अगर टीचर 1 लाख रुपए दिला पाते आपको पढ़ाकर, कुछ ऐसा ज्ञान देकर, तो सबसे पहले सब खुद ही जॉब स्विच मारेंगे। तो डिग्री लेने के बाद ना तुमको देखना पड़ेगा कि इस डिग्री को हम कैसे बेटर वे में समाज को प्रस्तुत करें। अच्छा देखिए, वो जो 30,000 वाली बात मैंने कही ना, टीचर्स पर भी लागू होता है। मान लो तुम बीएड के कॉलेज में गए, अबे वो खुद अपना नौकरी बचा रहा होता है, उसको खुद 40,000 रुपये मिल रहा है, वो तुमको कैसे बताएगा कि इस बीएड की डिग्री से तुम 1 लाख रुपये कैसे कमाओगे? तुम भी लेके बैठे हुए डिग्री के बेसिस पर। नहीं, डिग्री तो सिर्फ एक गेटवे है, डिग्री सिर्फ एक स्टैम्प मार्क है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक पेपर पर बना हुआ लाइसेंस है। स्किल तो ड्राइविंग में चेक होगा कि कौन प्रधानमंत्री का ड्राइवर बनेगा, कौन राष्ट्रपति का ड्राइवर बनेगा, और कौन किसी माफिया का बनेगा, और कौन सड़क पर ओला उबर का ड्राइवर बनेगा। ठीक है, ये एक अलग तरह का स्किल है। ठीक है, तो ऐसे ही टीचिंग में भी है। तो देखो यार, इंडिया में 150 करोड़ की लगभग आबादी हो गई है, तो पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत सारे हैं, तो बहुत अच्छा करियर है। लेकिन उससे आप क्या परफॉर्म करते हो? अगर तुम बीएड की डिग्री ले ली हो, आता जाता कुछ नहीं है, एग्जाम में केवल रट्टा मार के 90% पाए हुए हो, बीएड में जाके रट्टा मार के 70% 80% केवल नंबर लाए हुए हो, और आता जाता कुछ नहीं है, हाँ तो 20,000 रुपये मिलेगा, और कितना मिलेगा? और फिर तुमको लगेगा अरे यार सिस्टम ने जो बताया मैंने सब कुछ किया, मैं 10th का टॉपर हूँ, मैं 12th का टॉपर हूँ, यहाँ 90% पाया, वहाँ 90% पाया, तो वहाँ 90% का मैं क्या करूँगा? घंटा कुछ नहीं, उस पर कोई जॉब थोड़ी नहीं देगा आपको। ठीक है, उस पर जॉब नहीं मिलेगा, मतलब उस पर, मतलब यू विल नॉट बी वेल पेड, यू विल नॉट बी बेटर पेड। ठीक है, उससे आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो आप देखिए ना कि हम क्या करके दे सकते हैं। उसके लिए फिर आपको अपने डिग्री के साथ अपना स्किल, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, मॉनेटरी अंडरस्टैंडिंग, जब ये सब रहेगा तो बेटर कर पाओगे। और सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, उस पर बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। हाँ, यस शशांक, देन आई विल रैप अप द सेशन। जी शशांक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ही बोल रहा हूँ, ये दूसरा आईडी है, उससे मैंने कनेक्ट किया है सर। जी। तो सर ये आपने एक वीडियो बनाया था बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में कि मतलब दोनों डिग्री के बीच में हमने डिफरेंशिएट किया था और बताया था कौन सा बेटर है, या मतलब बेटे तो दोनों ही है। तो सर जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में आपने बताया था, तो मतलब मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव था सर बीएड स्पेशल एजुकेशन को लेके, तो सर इसमें सर अगर हम करना चाहे तो इसमें एज कम्पेयर टू बीएड कॉलेज की जो संख्या है सर वो भी बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है सर।
हाँ सर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, बीच, ये दोनों तो करवाती है, और एक नीपेट करके सर कोई हाँ निपेट उत्तराखंड। हाँ सर, ये यही 3-4 कॉलेज, और एक एमआईटी भी करवाता है सर, एमआईटी करवाता है करवा। वही। तो सर इसमें मतलब ये कॉलेज बहुत लिमिटेड है, और बीएड में ये है कि कॉलेज तो मतलब हाँ ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है सर। लेकिन सर अगर सैचुरेशन पॉइंट में सर देखें तो बीएड स्पेशल एजुकेशन सर अभी इतना सैचुरेट नहीं हुआ है जितना राइट। मतलब बीएड हो चुका है इतना सर। बीएड हो चुका है, ठीक तो सर इसमें मतलब अगर मैं दोनों में से कोई करना चाहूँ तो मतलब कौन सा आपका सजेशन रहेगा सही? वो तारीख वाली गुड शशांक, वो तो वीडियो में मैंने समझाया है। पहला चीज़ ऐसा नहीं हाँ है कि सर। आप घुमा के प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर कुछ और दूंगा। दूसरा चीज़, अगर कॉलेजेस लिमिटेड हैं, देखो शशांक, दुनिया में वो चीज़ें बिकती हैं जिसका डिमांड लोग कर रहे हैं, जिसका डिमांड तुम कर रहे हो वो नहीं। तो अगर दुनिया कहेगी कि हमको स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है, हम स्पेशल एजुकेटर्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका कॉलेज ज़्यादा खुलेगा। आपने सारा इवैल्यूएशन तो किया, लेकिन एक चीज़ का इवैल्यूएशन आपने नहीं किया। आपके बात में फ्लॉ क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमी कहाँ रह गई पूरे इवैल्यूएशन में। आप ये मान लिए कि बीएड वाला तो सैचुरेटेड हो गया है और बीएड स्पेशल एजुकेशन उस तरह का सैचुरेशन नहीं है, तो सर किस में ज़्यादा स्कोप रहेगा? ठीक है शशांक, बीएड स्पेशल एजुकेशन पढ़ने वाले लोग भी तो कम हैं। हाँ सर, ये भी बात है। हाँ, किस नज़रिए से सोच के देखिए, अगर बीएड सैचुरेट हो रहा हुआ है तो कितने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे पढ़ने वाले हैं। हर दिन नया स्कूल खुल रहा है, नया कॉलेज खुल रहा है, इतने सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो बीएड वालों की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, मतलब हाँ एज कम्पेयर टू जो थोड़ा सा पीछे है हमसे, तो उनका हाँ सही कह रहे हैं सर। तो इसीलिए वो ज़्यादा है, ये कम है। यस। तो स्पेशल एजुकेशन वाले पढ़ाने वाले भी कम है, पढ़ने वाले भी कम है। हाँ दोनों, हाँ सर, दोनों साइड से बैलेंस हो जाता है, सही कह रहे हैं आप सर। दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। तो किस में ज़्यादा स्कोप है, चाय में कि कॉफ़ी में? डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दोनों की अपनी अलग समस्याएं हैं। ठीक है, कोई भी शशांक सीसीडी में जाके चाय नहीं मांगता है। ठीक है, वो कॉफ़ी का जगह तुमको लगेगा दुनिया में सब कॉफ़ी ही पीते हैं। हाँ सर। तुमको लगेगा चाय का टपरी तो खूब खुल गया, कॉफ़ी कौन पीता है? जब जो कॉफ़ी पीते होंगे उनसे पूछोगे अभी लोग चाय क्यों पीते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही जब तुम बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले जाओगे तुम्हें लगेगा इतने सारे स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत है, समाज इस तरह से हो गया है, स्पेशल चाइल्ड्स की नीड है, क्या है, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो मंदिर जैसा फील होगा। यस सर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखो शशांक, क्लब में जाओगे तो हिप हॉप वाइब ये सब समझ में आएगा, मंदिर में जाओगे तो स्पिरिचुअल वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। बस यार यही बात है। हाँ यस नीतू, देन वेलकम टू आकांक्षा। जस्ट क्विक, आप लोग जल्दी करिए। हाँ बस, सचिन इज गेटिंग लेट। जी नीतू क्विक, देन आकांक्षा। आकांक्षा सर आपने जैसे मुझे बताया कि मैं गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगी, तो लाइक मैं बीएड करने के बाद किसी नॉर्मल गवर्नमेंट में भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ? नॉर्मल गवर्नमेंट क्या होता है और कौन सा ऐप नॉर्मल गवर्नमेंट होता है? गवर्नमेंट मतलब एज इन जो टीजीटी और केवीएस वाले हैं वो उसमें तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे से मत पूछो आकांक्षा, ये तुम खुद भी चेक करो कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ दिक्कत है। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी। हाँ तुम ये चीज़ चेक करो, और कहीं कुछ डेटा लेने में दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं प्रोवाइड करूंगा। मतलब सही चीज़ का मदद मांगिए। नहीं ठीक है, मैं खुद सर्च करूँगी। हाँ आप सर्च करिए, आप कुछ बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। आप बोलेंगे कि टीजीटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको कुछ दिखा दूंगा कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए बस, ठीक है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू आकांक्षा। हाँ नीतू, यस नीतू। हाँ सर एक चीज और पूछना होगा मुझे। सर ऐसी कॉल आती है कि मतलब एमडीयू से हम बीएड करवाते हैं और आपको रेगुलर नहीं आना है, सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए आना है, तो क्या इसे कर सकते हैं बीएड? देखो यार नीतू, कभी तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने फ़ोन किया है? नो सर। और कभी करेंगे भी नहीं वो सब। क्यों? सोच के देखिए, उत्तर सामने है। कभी आपको एनसीईआरटी आरआई वालों ने फ़ोन किया कि आइए एडमिशन ले लीजिए, फॉर्म निकला? उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम फॉर्म फिल किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, तो कहीं से अगर आपको फ़ोन करके ये सब कहा जा रहा है तो उत्तर हमारे सामने है, बस हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बाकी चॉइस आपका है, मैं आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने नहीं बैठा हूँ। चॉइस आपका है कि लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो तमाम बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ डिमांड ज़्यादा है, DU BHU जहाँ इतना डिस्कशन हो रहा है, वो लोग तो नहीं बुला रहे हैं फ़ोन करके किसी को। ठीक है,
तो आप देख लीजिए, कोई कॉलेज वाला बुला रहा है तो क्यों बुला रहा है, तो ये आप देख लीजिए, उत्तर आपके सामने है। ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैव अ ग्रेट इलस्ट्रियस करियर ऑल ऑफ यू। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ ज्वाइंड हैं, फ्यूचर में कोई इसको यूट्यूब में देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग अच्छा करिए एंड हाँ प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, प्लीज़ एक्सप्लोर करिए और समय देना पड़ता है। मेरी बातें भी तुमको तभी समझ में आएंगी जब तुम यहाँ 2 घंटा बैठ के अपना दिमाग, मतलब मेरा दिमाग चाटोगे, अपना दिमाग चटवाओगे, दोनों चीज़ें। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोले तो जब बार बार उसी बात को सुनोगे, बार बार उसी बात पर ब्रेनस्टॉर्म करोगे, बार बार उसी बात पे चर्चा करोगे तो तुमको मोटिवेशन खुद ही से आएगा, क्योंकि मोटिवेशन का स्रोत सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो जितना तुम उस पर डिस्कस कर लोगे तुमको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट यू एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग नोबडी कैन स्टॉप यू, क्योंकि जब क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या कर रहे हैं, क्या करना है। ठीक है, इस बात पे क्लैरिटी है, फिर तुम आलसी हो, कम मेहनती हो, ज़्यादा मेहनती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बस क्लैरिटी है कि क्या करना है। तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। लेकिन हाँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए थोड़ा सा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा ना। 1 मिनट के शॉर्ट्स में तो नहीं समझ में आएगा, ये जो बातें समझा रहे हैं 1 मिनट में तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, फिर दुनिया तुमको चूरन देती रहेगी, जेनजी ऐसा है, जेनजी ऐसे रिप्लाई करता है, फिर कोई तुमको जेनजी के नाम पे डिरेल करेगा, कोई मिलेनियम के नाम पर किसी को कोई डिवैल्यू करेगा, सब अपना अलग अलग लगाए होंगे। डजेंट मैटर तुम जेनजी हो, मिलेनियल हो, कुछ भी हो, सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा वहाँ पर वही करेगा जो थोड़ा फुर्सत में अपने करियर को एक्सप्लोर करेगा। घर वाले नहीं करा पाएंगे, 30,000 वाले नहीं कराएंगे। अगर आपको सिर्फ 30,000 चाहिए तो उनसे बात करिए। यूट्यूब पर जा रहे हो, सिर्फ यूट्यूबर नहीं करा पाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब पर जो समझाने वाले लोग होते हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पर समझा रहे हैं, कल किसी और प्लेटफॉर्म पर समझा रहे हैं। मैं डेली बैट पर समझा रहा हूँ, कल मैं डेली बैट पर समझा रहा था, कल भी मैं डेली बैट पर समझाऊँगा। तो मेरी जवाबदेही उनके तुलना में बहुत ज़्यादा है। मेरा ऐसा नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पर समझा रहे हैं, कल पता चला उनके यहाँ समझाने लगे, कल इनके यहाँ समझाने लगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही में डिफरेंस तुरंत आने लगता है। तो इसलिए हमारा ग्रोथ प्रोफेशनल स्फेयर में स्लो रहता है, लेकिन स्टडी है, बेहतर है, क्योंकि बहुत समय देते हैं बच्चों को। प्रोवाइडेड बच्चे को भी समय चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब भी चाहते हैं आधे घंटे में समझा दीजिए कि ये कॉमन बीएड है ये भर लो, ये अनकॉमन बीएड है ये भर लो। किसी ने तुमसे बोला ही नहीं कि ये डिग्री कर रहे हो तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा। फिर तुम ही आओगे बाद में कहोगे अरे हम तो किए थे, इससे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने सही टाइम पर सही जगह एक्सप्लोर नहीं किया था। अभी किसी बच्चे ने पूछा ना कॉमर्स वाली बात मेरे से, सही टाइम पर सही जगह मतलब अभी भी उसकी किस्मत है कि वो यहाँ पर ज्वाइंट है। सच बता रहा हूँ कि किसी ने उसको बोला, वो सही टाइम पर सही जगह पर एक्सप्लोर्ड है, वरना पूरा बीएड वेड सब कर लेती, कुंडली खुलता 2 साल बाद इनका। तो घर वाले बोलते तुम भी तो बीएड की हो, क्यों नहीं भर दे रहे हो। तुम बोलोगे मेरा सब्जेक्ट नहीं सेट बैठ रहा है, और दुनिया को घंटा नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा सब्जेक्ट सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दुनिया तो बगल बगल बैठी हो, तो सीधा से ये कहेगी जॉब कर रहे हो, पैसा कमाते हो कि नहीं, और कमाते हो तो क्या रुपये हमको दे सकते हो। दुनिया तो बस ऐसे सोच रही है, क्योंकि हम सब ऐसे ही सोचते हैं जाने अनजाने में। तो थोड़ा सा बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और आपको लोग मिल जाएंगे गाइड करने वाले। मेरे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, तमाम जगह मिल जाएंगे। हाँ, उनके पास तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, टीचिंग हो, विभिन्न अलग अलग फील्ड में ऐसे लोग कुछ करवा रहे होंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने के लिए, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम एट। थैंक यू एवरीवन।